बहुत मैं सौभाग्यशाली हूं कि बहुत कम समय में मेरे एक सब फोन करने से सर अपनी व्यस्तता में से समय निकाल करके मुझे दिया। इसके लिए मैं अब कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। मैं आदरणीय चौधरी सर का स्वागत करते हुए मैं ये कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित जितने भी प्राध्यापक बंधु हैं उनमें से अधिकांश उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं शोध छात्र और कुछ सामान्य छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे मैं परिचय कराना चाहूंगा कि डॉक्टर एस.एन. चौधरी आधुनिक समाज के विद्वान प्राध्यापक एवं शोध वैज्ञानिक हैं। कई शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र में कार्य कर चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं राजीव गांधी चेयर प्रोफेसर 2006 से 2019 तक रहे, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला में भी रहे, एसएमएच पेरिस में भी। इसके साथ साथ रेड इंडियंस के ऊपर इनका रिसर्च रहा है कनाडा में। इन्होंने 36 बुक्स लिखे हैं, 80 रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, 30 रिसर्च प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, मेजर प्रोजेक्ट। उसके साथ साथ 15 नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। इनके अंदर में 41 पीएचडी स्कॉलर शोध उपाधि ले चुके हैं। इनका जो ट्रस्ट एरिया है सोशल मूवमेंट, दलित, ट्राइबल्स और मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पर इनके सारे वर्क होते रहे हैं। वर्तमान में ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल ऑफ सोशल सेंट्रल इंडिया में इनका रिसर्च वर्क चल रहा है। वर्तमान में ये आईसीएसएसआर नई दिल्ली के फेलो हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। मैंने बहुत सी चीजें ट्राइबल्स के ऊपर इनसे सीखा है, मार्गदर्शन भी लिया है और अभी हम लेते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार सर मुझे देते हैं, हमारे शोध छात्र और हमारे प्राध्यापकों को भी दें। इस मंच से आज का दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय जनजाति आदिवासी दिवस इस केला पर है कि आजादी का अमृत महोत्सव भी हम इस वर्ष मना रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए हमने टॉपिक ही रखा मिल करके कि आदिवासियों की चुनौतियां और संभावनाएं, आजादी के 75 वर्ष। इस 75 वर्ष में आदिवासी भाई जो हमारे हैं उनमें कितनी चुनौतियां आई और क्या क्या संभावनाएं हैं उनके विकास के लिए, इस पर मैं अतिथि वक्ता से मैं निवेदन करूंगा कि इस पे अपने कुछ विचार रखें। सादर आमंत्रित है चौधरी सर, नमस्कार। सर शर्मा जी, एक मिनट, अभी भी सर का मैसेज आया है प्रिंसिपल सर का, तो उनके संदेश के लिए मैं डॉक्टर जगजीत कौर सलूजा से अनुरोध करूंगी कि वे सर के संदेश को हमें बताएं। फिर मैं सर आपको सादर अनुरोध करूंगी अपने विचारों के संप्रेषण के लिए। डॉक्टर जगजीत कौर। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग की ओर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैडम सुचित्रा शर्मा ने बहुत ही एनालिटिकल एनालिसिस करके आदिवासियों की जनसंख्या और उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन के बारे में बताया हमें, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि आदिवासी शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमें एक जिज्ञासा होती है कि ये किस तरह के लोग हैं। सामान्य जन लोग हैं जो वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आदिवासी शब्द का जैसे ही सामने आता है तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही पिछड़े हुए लोग होंगे शायद, पर मैंने जहाँ तक उनके बारे में पढ़ा है, उनके बारे में समझा है, तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि ये मिट्टी से जुड़े हुए हमारे पूर्वज हैं। जो 5 तत्व की हम बात करते हैं, वो 5 तत्व से ये लोग जुड़े हुए हैं। जल को ये देवता मानते हैं, मिट्टी के साथ अपनी जड़ें मजबूत करते हैं और पूर्णतः प्राकृतिक रूप से ये जुड़े हुए प्रकृति में रहना पसंद करते हैं। अभी वर्तमान युग में अभी हम जो सोच रहे हैं कि आदिवासियों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। मुख्य धारा में आने के लिए हमें उन पर रिसर्च करना होगा, शोध करना होगा, हमें उनकी समस्याएं उनके क्षेत्र में जाके समझनी होंगी
कि आखिर उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह से वो चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि वो अपने जो भी जमीन है उनकी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हमें उन्हें मजबूर भी नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जगह को छोड़े। प्राकृतिक रूप से वो जिस तरह से जुड़े हुए हैं उन्हें जुड़े रहने दिया जाए, और उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग जरूर चर्चा करें। और आज के जो विद्वान हमारे साथी आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और इस विषय में उनकी बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया हुआ है, और बहुत ज्यादा और उनके बारे में हम सुन सकेंगे। और जितने भी शोध छात्र और जो भी हमारे प्राध्यापक गण इसमें जुड़े हुए हैं, जरूर इसका वो लाभ उठाएंगे। और आज फिर से मैं 9 अगस्त 2022 के दिन अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की महाविद्यालय परिवार की ओर से सबको बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए सुचित्रा मैडम से अनुरोध है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से सर की बातों को हमारे समक्ष रखा। और बिल्कुल अब समय ना करते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय मेरे बंधु डॉक्टर प्रोफेसर एस.एन. चौधरी सर को आमंत्रित करती हूँ कि उनके वैचारिक विमर्श हमारे समक्ष आए, ताकि हम लोग भी कुछ सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, पहुंच रही है? कुछ साफ सुनाई दे रही है जी सर, सुनाई दे रही है। ठीक 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 ठीक। सर्वप्रथम तो मैं दोनों मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया और अपने विचार संबंधित टॉपिक के ऊपर शेयर करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की। और उसके बाद प्राचार्य महोदय और समस्त जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और सहकर्मी हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय मतलब ट्राइबल दिवस के अवसर पर मैं जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसके बाद समय नहीं गवाते हुए हम सीधा टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। और देखिए, जब आदिवासी, जिसको कि अब शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासी नहीं है। अभी भी जो अंग्रेज के जमाने में बहुत सारे झारखंड जो वर्तमान में है, वहाँ के संथाल लोग जो है गए आसाम के अंतर्गत, उनको अभी भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, अभी वो ट्राइब ही हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज जो उनको मिलना चाहिए था, वो आज के डेट तक जो है नहीं मिल रहा है। और स्थानीय स्तर पर बोरो जनजाति के लोग बहुत ज्यादा इसका जो है विरोध करते हैं। तो इस तरह अभी भी देश के कई भागों में आदिवासी पाए जाते हैं, लेकिन जिस राज्य की जो सेंट्रल इंडिया के राज्य हैं, इसमें 99.99% शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, नौकी जनजाति पाए जाते हैं। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल का छाता उनके ऊपर आ गया है, और उनसे अपेक्षा है कि वो इसका बेनिफिट लेकर के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार कर सकते हैं। अब अगर हम लेखा जोखा तैयार करें 70-75 वर्ष का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अनुसूचित जनजातियों के डेवलपमेंट का, तो उसके पहले दो चीजें हमें दिमाग में स्मरण करनी पड़ती है। एक तो चीज यह है कि अगर आप अंग्रेज के आने के पहले का इतिहास देखें और ब्रिटिश पीरियड का इतिहास देखें आदिवासियों के संदर्भ में, तो मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कोई चीज जो है मतलब नहीं दिखता है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिखता है कि जैसे जैसे आदिवासियों का गैर आदिवासियों से, अब यहाँ पर मतलब हम लोग जैसे हुए, इनसे जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन बढ़ता गया है, वैसे वैसे उनकी जो ऑटोनॉमी थी, उनकी जो विशेषताएं थी जिसके लिए वो जाने जाते थे, उसमें ह्रास होता गया है। और यही कारण था, और इस पर बहुत ज्यादा लिटरेचर उपलब्ध है, और यही कारण था कि वेरियर एल्विन ने जो आइसोलेशन का कंसेप्ट था उसको बहुत पॉपुलर किया था, व्यवहारिक नहीं था, इसलिए पंडित नेहरू ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नाइदर आइसोलेशन नॉर एसिमिलेशन बट इंटीग्रेशन कैन सोल्व ट्राइबल्स प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन के ऊपर जो दिया गया, तो आप देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंटीग्रेशनल अप्रोच ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट चल रहा है। और इस एक चीज तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि विकास की परिभाषा क्या है, किस चीज के ऊपर आप मेजर करेंगे कि ये विकसित हैं या ये अविकसित हैं।
तो आदिवासियों के संदर्भ में अगर आप देखें तो उनकी अपनी विशेषता रही है, जिसके कारण और जिसके बल पर वो सैकड़ों या हजारों वर्षों से सरवाइव कर रहे हैं। जो जिस स्टेट की हम बात करते हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करते हैं भारत में, इसका प्रादुर्भाव 1947 के बाद हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया है। ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत तो बिखरा हुआ था पूरा, मतलब हिंदुस्तान का समाज, और राजे महाराजे के अंडर में रहा करता था। तो इसलिए अब जो मतलब उस समय जो परिभाषा, उनकी जो विशेषताएं थी, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ब्रेवरी, वो डरपोक नहीं थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, और उनका जो है प्रकृति पुत्र थे और प्रकृति को ही सब कुछ जो है मानते थे, और उनकी जो भी सीमित आवश्यकताएं थी, उस सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही हो जाती थी। मतलब अगर आप देखेंगे कि आदिवासियों का नेचर से प्रेम और कल्चर से प्रेम, ये दोनों चीजें, और यही दो मिल करके कल्चर को उन्होंने स्वयं निर्माण किया, और निर्माण करने में नेचर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसलिए कहा गया है कि ट्राइबल का नेचर और कल्चर से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था। लेकिन जब और ये ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत इसको विखंडित करने का प्रयास किया गया है। एक अकेले कई स्कॉलर ने इसके ऊपर जो है काम किया है कि जो फॉरेस्ट का वर्गीकरण किया गया, 4 कैटेगरी में फॉरेस्ट को वर्गीकरण किया। सर आप म्यूट हो गए हैं सर। सर आप म्यूट हो गए चौधरी सर। चौधरी सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है। फोन कर लीजिए। हाँ कर रही हूँ। हाँ कर रही हूँ। फोन कर, उनका फोन बिजी आ रहा है। फोन कर रहे हैं। हाँ तो उन्होंने फोन रिसीव किया होगा इसलिए हाँ, म्यूट हुए। फोन रिसीव किए हैं इसीलिए। हेलो। हाँ। हाँ सर, क्या म्यूट हो गया सर आपका? हाँ हाँ हाँ, जुड़ लिए। हाँ हाँ सर आ गए। हाँ सर आ गए सर। हाँ सर जी सर। नहीं, बीच में फोन आ जाता है, फोन से जी सर जी सर ठीक। तो हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अब यह स्थिति उत्पन्न हुई, तो एक एक करके मतलब इस पर अध्ययन हुए हैं। खास करके बहुत सीरियस अध्ययन हुआ है कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, संयुक्ता दासगुप्ता के द्वारा जो है अध्ययन किया गया। तो माने एक एक चीज, जैसे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, झारखंड के अंतर्गत रेलवे बना, तो उसके कारण जो है भूखमरी की समस्या वहां पर आ गई। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसके कारण बैरियर एल्विन को जो आइसोलेशन अप्रोच की बात करना पड़ा, कि जो जितने ही संपर्क में आते, क्योंकि इनकी बार्गेनिंग पावर नॉन ट्राइबल सोसाइटीज की तुलना में काफी कम है। तो जब कम है तो ये इक्वल फुटिंग पर बातचीत नहीं कर पाएंगे, इक्वल फुटिंग पर बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो इनको रिसीविंग एंड के ऊपर जाना पड़ेगा, और इनके रिसोर्सेज के ऊपर दूसरे का, आउटसाइडर का अधिकार हो जाएगा। तो दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आया है कि नई परिभाषा दी गई, और नई परिभाषा के अंतर्गत हम उनको मेजर करने का प्रयत्न किए। और नई परिभाषा क्या है? तो नई परिभाषा के अंतर्गत आया पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, पर थाउजेंड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, कार की संख्या पर थाउजेंड कितनी है, पक्के मकान की संख्या पर थाउजेंड कितनी है। तो यह जो एक्सोजेनस इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये ट्राइबल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। ट्राइबल का कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट था कि नेचर सेंट्रिक था, कल्चर सेंट्रिक था। जैसे बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के ऊपर, अभी भी आप जाकर के अकील रिसेंटली अगर आप चले जाइए मध्य प्रदेश के अनडिवाइडेड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जाइए, तो वहां पर जो साहूकार लोग मनी लेंडिंग का काम करते हैं, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, और उसका दुरुपयोग किया साहूकारों ने। और जब मैं साहूकार की बात करूं तो आप बनिया मत समझिएगा। साहूकार मतलब वो सभी जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, जिसमें कोई भी जाति के लोग हो सकते हैं, तो बिना लिखा पढ़ी के करते थे। और जब ट्राइबल पेमेंट करने के लिए जाता था,
तो उससे वह पूछता था कि हमारे ऊपर कितना पैसा हो गया, तो यह जो है जो भी बोल देते थे उस पैसे को आदिवासी जो है मतलब चुका देता था। और इनको विश्वास होता था साहूकार को, आदिवासी झूठ नहीं बोलता है इसलिए पैसा नहीं पचाता है, इसलिए जो हम कहेंगे वो पैसा जो है दे देगा बिना लिखा पढ़ी के। तो इनकी जो विशेषताएं थी और इनका जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट था जिसमें एक्विजिटिवनेस का कोई सवाल ही नहीं था, जैसे हम संग्रह कर रहे हैं कल के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रह करते हैं, इस कंसेप्ट में कोई उनका जो है विश्वास नहीं था। वह अगर किसी पेड़ के कुछ ब्रांचेज को काटने के लिए जाते थे, पब्लिक कॉज के लिए जाते थे, तो वहां पर खड़े होकर के पहले नमस्कार करते थे, माफी मांगते थे, पेड़ के समक्ष पूजा अर्चना करते थे कि हम जन कल्याण के लिए इतना पार्ट आपका ले रहे हैं, मुझे माफ करेंगे। तो ऐसी परंपरा जो है मतलब इनके यहाँ जो है मतलब चलती थी। लेकिन जो है जब एक्सपोजर का अमाउंट बहुत ज्यादा आउटसाइड फोर्सेस से बढ़ गया है, तब जो है मतलब इसकी स्थिति में जो गिरावट आई है और वो गिरावट की प्रक्रिया लगातार जो है मतलब जारी है। अब आप आइए 1947 के बाद। 1947 के बाद विकास की तो यही परिभाषा रही, एक्सोजेनस परिभाषा के आधार पर हम उनको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उनका मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ है। उनका मेन स्ट्रीम शब्द इतना खतरनाक है क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि वो अपना छोड़ दे और हमारा मतलब ग्रहण कर ले, बल्कि गांधी जी की परिभाषा जो थी मेन स्ट्रीम का, वो परिभाषा थी कि अनटू द लास्ट, लाइन में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास होगा, इसे हम मेन स्ट्रीम कहेंगे। लेकिन नहीं, मेन स्ट्रीम का मतलब है तुम अपना जो है खान पान छोड़ दो, अपना रहन सहन छोड़ दो, अपना पहनावा ओढ़ावा छोड़ दो, और टेबल कुर्सी पर जो है बैठ करके खाओ, चम्मच है कांटे से खाओ, पक्के मकान के अंतर्गत तुम जो है मतलब रहो। अगर उनका ये सब चीज हो जाता, मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर लो, ऑफिस में और अन्य जगहों पर तुम नौकरी करो, खेती बाड़ी को टाटा बाई बाई करो, पशु पक्षियों को टाटा बाई बाई करो, तो तुम्हारा यह मेन स्ट्रीमिंग होगा। और यह मेन स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया विश्व के कहीं पर भी आप देख लें, अगर डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखें तो बड़ा भारी एक्सक्लूसिव है, इसमें इंक्लूजन नहीं है, इसमें सभी को समान तौर पर जो है स्थान नहीं मिल सकता है, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो है मतलब काम करता है। अगर आपके बाजू में बल है तो अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएंगे, और जिसको बल नहीं है, जो अर्हताएं पूरा नहीं करता है, वह कैसे जो है नौकरी प्राप्त कर सकता है। अगर इलिटरेट व्यक्ति है और कॉलेज में अप्लाई कैसे कर सकता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जो अंग्रेज के जमाने में जो तथाकथित थोड़ा बहुत इधर उधर विकास होता था, भले ही वो अंग्रेज के हित को ध्यान में रख के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते थे, जैसे रेलवे का एक्सपेंशन, जैसे रोड का निर्माण इत्यादि इत्यादि, तो इसको समाजशास्त्र की भाषा में कहा जाता है इम्प्रूवमेंट अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जिसको आप कैपिटलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। यानी इस अप्रोच के अंतर्गत डिसीजन ऊपर लेवल पर लिया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंतर्गत डिसीजन हुआ, उसके बाद जो है मतलब वह स्कीम रायपुर स्तर पर आएगा, और उसके बाद वो ब्लॉक स्तर पर आएगा, और उसके बाद पंचायत स्तर पर आएगा, और फिर बेनिफिशियरीज के पास जो है मतलब वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसके बेनिफिट पहुंचेंगे। तो ये टिकल डाउन हो ही नहीं सकता है। टिकल डाउन क्यों नहीं होता है ईमानदारी से? क्योंकि लेयर्स हैं और हर कैटेगरीज का पॉपुलेशन है, हर कैटेगरी के वेस्टेड इंटरेस्ट काम करता है। एक कंसेप्ट है समाजशास्त्र के अंतर्गत 1980 में कंसेप्ट आया था, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी। जो रिसर्च स्कॉलर जानना चाहते हैं जो विकास परियोजनाएं क्यों सफल नहीं होती है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि एक किताब जो नेट पर उपलब्ध है, गूगल पर जाइए, सर्च कर लीजिए, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, लिप्स्की का कंसेप्ट है यह। और वह कहता है कि कितना भी इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों ना हो, चमत्कारिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों ना हो, इसको जो है मतलब जो स्टेट लेवल की, जैसे पटवारी हुआ, जैसे कर्मचारी हुआ, जैसे VLW हुआ, जैसे स्कूल टीचर हुआ, जैसे हेल्थ वर्कर हुआ, ये 24 घंटा बेनिफिशियरीज के आसपास रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। लेकिन अगर ये सेंसिटिव नहीं है, ये ऑनेस्ट नहीं है, ये इनका डेडिकेशन नहीं है,
तो सारी विकास की परियोजनाएं जो है मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है ग्राउंड लेवल पर। तो ये देखा गया है कि अच्छा ऐसा होता क्यों है कि ये जो कर्मचारी हैं स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट है, चूंकि जनजातियों के संदर्भ में बात करूं तो चूंकि इनकी बार्गेनिंग पावर कम है, इसको समाजशास्त्र की भाषा में कहेंगे कि सोशल कैपिटल फॉर्मेशन, उनका सोशल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी वो यूनाइटेड नहीं है, जागरूकता का स्तर लो है और असर्टिवनेस नहीं है, न अधिकार की जानकारी है और न अधिकारी के प्रति जागरूकता है, प्रखरता है, और न हॉरिजॉन्टल लेवल पर न वर्टिकल लेवल पर उनका कोई संगठन है। जैसे मान लिया 1000 संगठन बन जाए विलेज स्तर का आदिवासियों का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हो तो इससे शक्ति मिलती है, परंतु इन चीजों का अभाव है। परिणाम क्या होता है कि स्टेट लेवल का जो ब्यूरोक्रेसी है, जो विलेज स्तर का जो ब्यूरोक्रेसी है, वह जो है अपने ऊपर स्तर के ब्यूरोक्रेट के प्रति अकाउंटेबल होता है, वो सरपंच के प्रति अकाउंटेबल हो सकता है, वो सीओ के प्रति अकाउंटेबल हो सकता है, वो हाई स्कूल इंस्पेक्टर के प्रति अकाउंटेबल हो सकता है, वो डॉक्टर के प्रति अकाउंटेबल हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज है जिसके लिए उसको वहां पर डिप्यूट किया गया है उसके प्रति अकाउंटेबल वो बिल्कुल नहीं होता है। जिसका परिणाम क्या होता है, कहावत भी है विलेजेज में, विशेष तौर पर कहावत है कि बच्चा भी माँ को तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो जब यहाँ दूसरे संदर्भ में समझे कि जब तक जिनको लाभ लेना है उनमें जागरूकता का स्तर हाई नहीं होगा, उनका संगठन नहीं होगा, जैसे अम्बेडकर ने कहा था ना कि एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट, अगर ये तीनों गुण उसमें नहीं पाए जाएंगे तब तक जो है वह याचक की स्थिति में रहेगा और स्टेट लेवल की ब्यूरोक्रेसी दाता के स्टेज में रहेगा। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो जितने भी कानूनी प्रावधान आए हैं आप उसको 4 कैटेगरीज के अंतर्गत बांट के समझ सकते हैं। यह है प्रोटेक्टिव प्रावधान, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रावधान है, खास करके शेड्यूल एरिया में जो 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में उसके ऊपर है, और रिजर्वेशन है, एडमिशन में हो चाहे जॉब में हो, किस प्रकार की चीजें हैं। उसके अलावे भी एन नंबर ऑफ स्कीम्स चले हैं, बहुत ज्यादा स्कीम्स चले हैं, और विशेष और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलग से काम कर रहा है। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल एसटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, और ट्राइबल सब प्लान जो है मतलब 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है मतलब आ गया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है, इसके 2 तरह के परिणाम हुआ है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आदिवासियों का विकास ही नहीं हुआ है, आदिवासियों का विकास हुआ है, उसमें एलिट फॉर्मेशन हुआ है, अभिजात वर्ग का इमर्जेंस हुआ है। हालांकि उसकी संख्या अनुसूचित जाति से भी अगर तुलना करते हैं तो वह कम है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि जो एलिट हुआ है, एलिट की क्या भूमिका है ट्राइबल के डेवलपमेंट में, आम ट्राइबल के डेवलपमेंट में, जिनकी संख्या ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अगर आप देते हैं तो 94-95% के आसपास जो आदिवासी है वो गांव में रहता है, वो शहर में नहीं रहता है। तो गांव में रहेंगे तो आपकी निर्भरता एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि, वेज वर्क इत्यादि इत्यादि पर जो है मतलब रहेगी। आप में ऐसे ही आधुनिक जो डिफिनीशन है डेवलपमेंट का, उसके दृष्टि से आपको जो है मतलब पिछड़ा माना जाएगा। तो इनके विकास में जो ट्राइबल एलिट है, इनकी भूमिका जो है मतलब संदिग्ध प्रतीत होती है। और खास करके एक किताब आई थी ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, एडिटेड बाय एस सी दुबे 1972 में विकास पब्लिकेशन से, उसके अंतर्गत एक किसी की आर्टिकल है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मिश्रा या कोई है, तो उन्होंने ट्राइबल एलिट के ऊपर, रोल ऑफ ट्राइबल एलिट इन ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो उन्होंने पाया कि इसकी भूमिका जो है मतलब संदिग्ध है, बल्कि ये बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन माने इनके नेतृत्व में आदिवासियों का विकास होगा इसकी कोई गारंटी जो है मतलब नहीं है। तो इसलिए जो ट्राइबल एलिट है, पॉलिटिकल एलिट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या विधानसभा में है,
वो कानून बनाने में, स्कीम बनाने में अपना योगदान देते हैं, वहां दबाव डालते हैं तो स्कीम बनता है। लेकिन जहां तक विलेज स्तर पर क्रियान्वयन की बात है, उससे वो अपने को डिटैच रखते हैं और ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है मतलब डेवलप नहीं हो पाया है कि आदिवासियों को स्कीम के माध्यम से जो प्रोमिसेज किए जाते हैं वो परफॉर्म किए जाएं। और परिणाम क्या होता है कि आप सिंपल सी चीज लीजिए, 1975 में ट्राइबल प्रिमिटिव ट्राइब का कॉन्सेप्ट आया। 75 प्रिमिटिव ट्राइब देश के अंतर्गत आज के डेट में है, जिसका नाम बदल दिया है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसको पीवीटीजी कहते हैं। अब देखिए कि उसका 100% उसके विकास के लिए जो फंड आता है वो केंद्र सरकार से आता है। अच्छा, हर राज्य में पाए जाते हैं प्रिमिटिव ट्राइब जिसे आप कहते हैं, तो पाए जाते हैं। और 75 1975 से लेकर के 25 साल उधर और 20-22 साल इधर, 45 साल जो है के लगभग, या एक आध 2 साल ऊपर नीचे जो है मतलब हो गया, और फिर भी आज के डेट में वो प्रिमिटिव का प्रिमिटिव है। तो फिर विकास के लिए जो फंड आया है वो कहाँ गया? उसी तरह हमने झाबुआ के संदर्भ में प्रश्न उठाया था कि सबसे ज्यादा आदिवासी कल्याण के लिए जो है योजनाएं और फंड मध्य प्रदेश के जितने ट्राइबल जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है झाबुआ के अंतर्गत आता है। अब अलीराजपुर झाबुआ 2 हो गया और 85% से ज्यादा पॉपुलेशन दोनों जिले में ट्राइबल निवास करते हैं। तो वहां पर सबसे ज्यादा विकास की योजनाएं चलती है। और सबसे ज्यादा अगर आप एनजीओ का आंकड़ा लेंगे तो सबसे ज्यादा एनजीओ उस प्रदेश में इसी 2 जिले के अंतर्गत आप देखेंगे, अलीराजपुर में और झाबुआ में। अरे भाई, उसके बाद भी सबसे ज्यादा इलिटरेसी, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पिछड़ापन के जो इंडिकेटर हैं, सारा का सारा चीज वहीं पर पाया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं भाई गड़बड़ी है। और गड़बड़ी है तो एज ए समाजशास्त्री जो है हमारा ये मानना है कि विकास को जो है कल्चर कोडेड प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए गए हैं। उनके कल्चर से, कल्चर को रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने कहा है कि कल्चर इज ए क्राइसिस मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक से क्राइसिस को हैंडल करने का कल्चर को अधिकार है और करते आ रहा है हजारों वर्ष से। स्टेट तो आया है 70 साल पहले, कानून कॉन्स्टिट्यूशन आया है 70-75 साल पहले। तो आप जो हजारों वर्षों से जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कल्चर काम कर रहा है, उसको आप जो है मतलब रिजेक्ट कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही और सरकार के जो स्कीम है, डेवलपमेंट स्कीम, उसी के माध्यम से आप चाहते हैं कि आदिवासियों का विकास हो, तो ये नहीं हो सकता है। आपको चाहिए कि कल्चर के उन तत्वों को, अभी मैं उसके ऊपर नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उस पर अभी हमने एक रिपोर्ट ही सबमिट किया है ICSSR को, जो किताब के तौर पर छप करके नेशनल बुक ट्रस्ट से जल्दी आने वाली है। तो इसलिए वो लंबा चौड़ा इश्यूज है, उसके ऊपर नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी शॉर्ट में मान्यता यह है कि जब तक कल्चर कोडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, जब तक आदिवासियों को नहीं लगेगा कि अरे ये तो हमारा ही है, हम तो सदियों से इसको करते हुए आ रहे हैं, तो जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये सभी फॉर्मल है, ये सभी एलियन है, बाहर से आए हुए हैं। यह इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में फॉर्मल इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर पा रहा है आदिवासियों के संदर्भ में। तो इसको अधिक से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी अधिक से अधिक इनफॉर्मल बनाने की आवश्यकता है। तो एक पार्ट तो यह है आपको जो है मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का। लेकिन भारी परिवर्तन आया है जब हम आदिवासी या किसी के विकास की बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो 2 चरण में इसको बांट दीजिए। एक तो 1947 से लेकर के 1991 तक आप एक कर दीजिए, एक चरण हुआ। और दूसरा चरण हुआ 1991 में भूमंडलीकरण का पदार्पण होता है। औपचारिक तौर पर देश के अंतर्गत भूमंडलीकरण आता है। अब भूमंडलीकरण की अपने वह इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, ये दोनों जो है कैपिटलिज्म के नजदीक जाता है। भूमंडलीकरण विश्वास करता है कि कैसे हम करोड़पतियों की संख्या देश के अंतर्गत बढ़ाएं, कैसे हम एजुकेशन को कोमोडिफिकेशन करें, उसका एजुकेशन का इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन करें, एजुकेशन का जो वैल्यू पार्ट है, एजुकेशन का जो फिलोसफिकल पार्ट है, जी और जीने दो। उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए,
भाईचारा को प्रमोट करना, हमारा पड़ोसी प्रसन्न रहेगा तभी मैं प्रसन्न रहूंगा, है ना। तो इन चीजों को, भूमंडलीकरण को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब भूमंडलीकरण विश्वास करता है कि इनपुट डालो और आउटपुट निकले, और उसमें जो सब्जेक्ट फिट बैठ रहा है, जैसे मेडिकल बैठ रहा है, जैसे इंजीनियरिंग बैठा है, जैसे फार्मेसी बैठा है, माने जिसको आप कहते हैं कि ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, तो जॉब ये ओरिएंटेड कोर्सेज को का भारी एक्सपेंशन हुआ है मतलब 1991 के बाद, और प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। वह स्टेट को मिनिमाइज करता है, कहता है कि स्टेट का काम एजुकेशन देना नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएं इसके अंतर्गत। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार को पता था यह अफरा तफरी होने वाली है, सरकार को पता था कि मतलब जो जनजातियों के समाज में जो नैसर्गिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसका नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर भारी दोहन और शोषण होने जा रहा है। उनको पता हो गया भूमंडलीकरण आते आते। तो इसलिए इस दौरान 3-4 मेजर स्टेप्स उठाया गया है स्टेट के द्वारा, हालांकि ये काम नहीं किया है। और स्टेट में जो है सबसे बड़ा जो है देखिए कि आया है पेशा आया कानून 1996 में, जिनको सेल्फ रूल का अधिकार शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया है। दूसरा जो है आया है 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया है, आप देख रहे हैं। तीसरी चीज जो है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, जिसके कारण जो है मतलब ट्राइबल बहुल एरिया में सभी सरपंच पंच इत्यादि सभी ट्राइबल होते गए, और कई जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी ट्राइबल आ गए हैं। और मनरेगा टाइप के जो है मतलब जो योजनाएं हैं, इन सब चीजों को जो हैंड टू माउथ जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा मुक्ति दिलाता है मनरेगा का। मनरेगा का कोई डेवलपमेंट को प्रमोट करना उद्देश्य भी नहीं है, न कर सकता है मनरेगा। मनरेगा एक फाउंडेशन तैयार करता है, यानी जिसके पॉकेट में 2 रुपए नहीं है उसके पॉकेट में 10 रुपए आ जाए, लेकिन वहां मार्केट फोर्स से जाता है। मार्केट हमने अपने अध्ययन में बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के हमने अध्ययन में देखा कि कई गांवों के अंतर्गत सेकेंड हैंड मोबाइल की दुकान है, और वहां पर 500 रुपए में मोबाइल दे रहा है, और आपको बेचना है तो आपका 300 रुपए में खरीद लेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, 50 रुपए है तो 50 रुपए दे दीजिए उसको, और अपना आधार कार्ड या अपना राशन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राशन कार्ड। राशन कार्ड उसके यहाँ जो है मतलब आप जमा कर दीजिए, ये हर सप्ताह आपको हम 50 रुपए 25 रुपए देंगे, और उसके यहाँ से उधारी में जो है मतलब आप मोबाइल ले जा सकते हैं। तो इस तरह के खर्चे बढ़ते हुए चले गए हैं, और उस खर्चे के कारण अगर 10 रुपए उनके पॉकेट में आया है तो 10 रुपया भी उनके पॉकेट में उछल कूद करता है तब तक जब तक कि वो निकल ना जाए। तो जब ऐसी स्थिति हुई है तो आप यह समझिए कि मतलब आप 3-4 जो 1991 से जो मतलब भले ही हम संशोधन किए हैं डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल एलिट्स इमर्ज किया है बिकॉज ऑफ यू सी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत ज्यादा इंडिफरेंट है। ये संख्या हो गई, एक भी पद खाली नहीं है विधानसभा में या लोकसभा में, एक भी ट्राइबल का जो पद रिजर्व है वो खाली नहीं है। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये भी देखने में आया है कि हमने केस स्टडी तैयार किया एक अमरकंटक विश्वविद्यालय का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कई साल पहले, और तैयार जब किया तो हमारा उद्देश्य क्या था कि क्या ये विश्वविद्यालय आदिवासियों के बीच में खोला गया है, उनके गर्भ में खोला गया है, क्या उनके बच्चों के बीच में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उसके लिए इनरोलमेंट देखना था। तो इनरोलमेंट देखे तो ऊपर से देखने में लगता है कि 50% इनरोलमेंट जो है आदिवासी लड़के लड़कियों का है ओवरऑल विश्वविद्यालय के अंतर्गत। लेकिन दूसरी स्थिति जब देखा कि ये तो जनरल कोर्स में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जनरल से टेक्निकल और टेक्निकल से मोर टेक्निकल कोर्स की ओर आप जाते हैं, वैसे वैसे उनका प्रतिनिधित्व या उनकी संख्या घटते रहती है और बहुत कम हो जाती है। यानी जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिससे सरकारी में नहीं कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जो है उनको जॉब लग सकता है, उसमें उपस्थिति उनकी नगण्य है। और ऐसा इसलिए है
कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उस कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, आपके पिताजी अगर अधिकारी हैं, स्कूल टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए तो सामान्य बात है। लेकिन ज्यादातर के नहीं है, तो उनका जो, और कॉस्टली है, तो सरकार जो सुविधाएं देती है उसके अलावे भी खर्चे पड़ते हैं। तो इन चीजों का वो लाभ नहीं ले लेते हैं, तो देखते हैं कि चलो सोशोलॉजी ले लेते हैं, चलो एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, कम से कम ग्रेजुएट तो कर जाएंगे, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। तो ये चीजें डेवलप हुई है। तीसरी चीज जो है मतलब इकोनॉमिक एलिट अगर आप देखेंगे करोड़पति, तो इकोनॉमिक एलिट सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल के संदर्भ में करें तो खास करके अगर आप देखते हैं कि कन्वर्टेड ट्राइबल्स हो सकता है उसमें कुछ इकोनॉमिक एलिट का फॉर्मेशन हुआ हो, लेकिन इकोनॉमिक एलिट हमने पूरा आंकड़ा इकट्ठा करवाया जसपुर जिले से, जहां पर बहुत ज्यादा जो है क्रिश्चियंस रहते हैं, और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वहां पर ट्रैफिकिंग ऑफ ट्राइबल गर्ल्स एंड वीमेन, क्रिश्चियन लड़के लड़कियों का क्रिश्चियन के द्वारा ही वह जो है मतलब ट्रैफिकिंग करके दिल्ली में जो है मतलब उनको विभिन्न कामों में लगाया जाता है। तो जो करोड़पतियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो यह संख्या जो है मतलब 9 के बराबर जो है मतलब दिखती है। अच्छा, जो कोई भी थोड़ा बहुत एलिट हो गया है, चाहे वो इकोनॉमिक एलिट हो या पॉलिटिकल एलिट हो या एजुकेशनल एलिट हो, अगर वो एलिट हो गया है तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट प्रोन है स्टेट के ऊपर, यानी स्टेट का पैट्रोनेज अभी हटा दीजिए, वो धराम से जो है नीचे गिर जाएगा। उसमें सस्टेनेबिलिटी नाम की चीज जो है देखने को नहीं मिल रही है। तो यह तो जो है मान लिया एलिट फॉर्मेशन हुआ, ये पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन जो है मतलब आप अदर चीजें अगर आप देखेंगे तो माने ऐसी स्थिति नटसेल भी अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं कि चूंकि सोशल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या लेफ्ट आउट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। कुछ लोगों का विकास हुआ है, ये लोग जो है मतलब जनजातियों के, आम जनजातियों के विकास करने की दिशा में भले वो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, उसका रोल जीरो है या इनसिग्निफिकेंट है। अब इनसिग्निफिकेंट कैसे मैं बोल रहा हूँ, हमने किताब भी लिखी है इसके ऊपर, दलित एंड ट्राइबल लीडरशिप इन पंचायत। तो हमने पाया कि यार डेवलपमेंट का डिफिनीशन ही वो आदमी नहीं जानता है सरपंच। उसके अनुसार जब पूछते हैं कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आपने क्या काम किया, तो खरंजाकरण कर दिया, रोड बना दिया, तो कंस्ट्रक्शन मींस डेवलपमेंट। उसको सोशल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उनको जागरूकता फैलाने से जो सब काम छोड़ करके पढ़ो, ये तुमको लिबरेट करेगा, हर तरह के अभाव से लिबरेट करेगा, शोषण से लिबरेट करेगा। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जीवन भर जो इतने बड़े आदमी होकर के एक व्यक्ति को उन्होंने नौकरी नहीं दिया, उनके विपरीत जगजीवन राम ने बहुत सारे लोगों को नौकरी दिया, लेकिन जगजीवन राम को मरने के बाद याद करने वाला कोई नहीं है। और अम्बेडकर मैं समझता हूं कि देश में और पूरे विश्व में पहले से ज्यादा पॉपुलर होते हुए जो है मतलब चले जा रहे हैं हर कैटेगरी, जब क्योंकि उन्होंने क्षमता वृद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा जो है जोर दिया था, यही तुमको लिबरेट करेगा। परंतु इन चीजों का अभाव देखने में आता है। अच्छा, आम जनता के बीच में क्या हुआ है, भूमंडलीकरण के फेज में देखने में आ रहा है कि वह अमीर कहाँ से होंगे, वह लोअर क्लास से अपर क्लास में कहां से आएंगे, बल्कि गरीबों के बीच में दो कैटेगरी है, एक गरीब और एक दरिद्र, जिसको कहा जाता है क्रॉनिकली पुअर एंड क्रॉनिकली पुअर। 3 पुरुष से अगर दरिद्र हैं तो उसको कहेंगे क्रॉनिकली पुअर। तो क्रॉनिकली पुअर की संख्या बड़ी तेजी से जो है मतलब बढ़ती हुई चली जा रही है। उसके पास कुछ है ही नहीं, सारा चीज तो जो अगर रिसोर्स रिच एरिया में रहता है और आदिवासी रहते हैं, नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया में उड़ाते हैं, तो सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य उसका वही हो गया है। और मल्टीनेशनल के लिए सबसे बड़ा स्वर्ग वही एरिया हो गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर शासन के सपोर्ट से, स्टेट के सपोर्ट से, क्योंकि इस झगड़े में स्टेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर करोड़पतियों के साथ है, न कि आदिवासियों के साथ है। तो ये स्थिति जो है मतलब बनी है। और इसीलिए जो है मतलब देखिए कि ये प्रॉब्लम 91 के बाद जो ट्राइबल स्टडीज का रुख बदला है और जो टॉपिक्स जिसके ऊपर काफी अध्ययन किए जा रहे हैं,
उसमें जो है मतलब कुछ प्रॉब्लम का, जैसे डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद वायलेंस इन ट्राइबल एरियाज, इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग इन ट्राइबल गर्ल्स एंड वीमेन, ये सब चीजें अननोन हुआ करती थी ट्राइबल एरिया में वंस अपॉन ए टाइम, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है आदिवासी एरिया में। तो और जो है मतलब जैसे पूरा का पूरा प्रयत्न किया गया है कि माने कैट एंड रैट के, यानी करोड़पति और गरीब आदमी दोनों एक साथ रहें, जो कि रहना बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए जो है मतलब आप ये देखिए कि हाँ ठीक है, कुछ एलिट हो जाते होंगे, कोई राष्ट्रपति हो जाएगा, कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा, उसकी अलग व्याख्या है, मैं उसके ऊपर जो है मतलब नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब और सबके जड़ में मैं मानता हूँ कि जब तक आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा, जब आप वैसे इंस्ट्रूमेंट को आप किताब देखिए, राइटिंग देखिए, थॉमस डिओडिया की सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के ऊपर किताब लिखा है उसने, और उसमें देखिए कि धर्म की कितनी भूमिका जो है पॉजिटिव रही है। किसी के घर में जो है मतलब कोई मर जाता है और उस श्राद्ध कर देता है, उसके बाद नॉर्मल लाइफ हो जाता है, या कोई आता है आपको कहेगा कि अरे आपके पिताजी मर गए, ये तो जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं, इस कैप्सूल से आदमी को जो है मतलब बल मिलता है। तो मेरी यह मानता है, अभी जो हमने काम खत्म किया है, स्टडी किया हूँ, रिपोर्ट सबमिट किया हूँ, वह सेग्रेड ग्रोव्स के ऊपर है, वह जो है मतलब कस्टमरी लॉ के ऊपर है, वह जो है मैनेजमेंट ऑफ वाइटल डेमोग्राफिक इवेंट्स हैं, जैसे बर्थ, मैरिज और डेथ से रिलेटेड है, इंडिजिनस नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में हो, हेल्थ मैनेजमेंट में हो, कोई भी चीज में इंडिजिनस लॉ काम कर रहा है। इंडिजिनस नॉलेज जो है उसके महत्व को हमने डेलिबरेटली रिजेक्ट कर दिया है और उसको पिछड़ा साबित कर दिया है, और ये पूरा का पूरा जो स्टडीज भी हुए हैं वो भी दोषी हैं, और गवर्नमेंट तो दोषी है ही है। मतलब आप समझिए कि परंपरा को मान लिया, जैसे उसकी किताब है, एंथनी गेडिंस की किताब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी। अब उसमें एक जगह लिखता है कि पूरा का पूरा ये मान्यता स्थापित हो गई है कि आधुनिकीकरण रूपी महल का निर्माण परंपरा के कब्र पर होगा। अगर इस फिलॉसफी को टेस्ट करें और यही सत्य है, तब तो भारत जो है मतलब भाई अभी भी गांवों का देश है। भारत तो अभी परंपरावादी है। परंपरा हर जीवन के हर क्षेत्र में हम परंपरा का को पाते हैं। अगर ऑफिस में हम मॉडर्न हैं तो घर में आते हैं तो हम परंपरावादी जो है मतलब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या यह एक कैप्सूल तैयार हो सकता है कि आधुनिकता और परंपरा दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए, न कोई कम है न ज्यादा है। आधुनिकता की ज्यादा बात करेंगे तो आदिवासी छूट जाएगा, और आज एक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट वहां पर मतलब बांटे गए तो उसमें देखा गया कि अरे आदिवासी महिलाएं इसमें भाग नहीं ले रही है, पुरुष भाग ले रहा है। तो एक पर इस प्रकार का फर्क आ जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि अच्छा, दूसरी चीज आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि पूरा का पूरा हजारों वर्षों से झाड़ फूक की वकालत नहीं करता हूँ, जो स्थानीय वैद्य हैं, स्थानीय जो डॉक्टर थे, जिसको आप झोला छाप चाहिए तो कह दीजिए 1 मिनट के लिए, वो भी ठीक वर्ड नहीं है लेकिन कह लीजिए समझने के लिए, उनके बल पर उनकी हेल्थ व्यवस्था काम करते रही है जनजातियों की। 99% जो बीमारियां होती है वही एयरबॉर्न और वाटरबॉर्न बीमारियां होती है। अब जो है मतलब एयर का भी हालत खराब हो गया, वाटर का भी हालत खराब हो गया, आदिवासी क्षेत्रों में भी हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी आपको कैंसर देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी एड्स देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी बीपी और क्या कहते हैं दूसरे प्रकार की बीमारियां जो है मधुमेह इत्यादि जो है मतलब देखने को मिल जाएगा, जो हमारी देन है, हमने उनको ये सब गिफ्ट के तौर पर दिया है। तो सब ऐसी परिस्थिति में उनका जो परंपरागत क्राइसिस मैनेजमेंट स्कीम था, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कम्युनिटेरियन लाइफ से रिलेटेड हो, उसको पूरा का पूरा जो फोर्सेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इसने ध्वस्त कर दिया है। तो इसलिए इंटीग्रेट
किया जाए दोनों को, क्या ही अच्छा हो कि अगर झोला छाप डॉक्टर हैं जिससे उनका जीवन चलता है, क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर न पहुंच पाता है, हॉस्पिटल होगा तो न पहुंच पाता है, न डॉक्टर विहीन है, डॉक्टर उस एरिया में जाके काम करना नहीं चाहता है, और डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, डॉक्टर नर्स है तो दवाई नहीं है, और उसके बाद 10 बजे खुलना 5 बजे बंद होना, उनको सांप काटा है 10 बजे रात में तो 11 बजे जाएंगे वहां पर। तो अल्टीमेटली देखिए कि मेरे एक अध्ययन से पता चलता है कि अभी भी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी अगर सांप काटता है आदिवासी को तो 95% से ज्यादा आदिवासी अभी भी झाड़ फूक का जो है मतलब सहारा लेते हैं। तो इन सब चीजों को माने शॉर्ट में मैं यह कहूं कि कल्चर कोडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ए नीड ऑफ द आवर। अगर ऐसा चीज होगा तो उनमें लगेगा कि अरे ये चीजों को तो हम पहले से बाप दादे के जमाने से करते हुए आ रहे हैं, हमको इसको फॉलो करना चाहिए, तब जनजातियों का विकास होगा। नहीं तो जिस ढंग से विकास हो रहा है सिलेक्टेड फ्यू का विकास होगा, अनसस्टेनेबल विकास होगा। और उनका रेफरेंस ग्रुप कौन होगा? मान लिया पहले नॉन ट्राइबल मतलब उनके लीडर नॉन ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, और नॉन ट्राइबल लीडर अगर करप्ट है, इररिस्पांसिबल है, जो स्थापित लीडर है तो अगर वो करप्ट है, अगर वह इररिस्पांसिबल है, उसमें अगर सेंसिटिविटी नहीं है, और यह लीडरशिप जो है जनजातियों का रेफरेंस ग्रुप बन गया है, पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप, वह इसकी नकल करता है, तो आज नकल जो है मतलब उसको भी करप्ट होना है। आज नकल उसको भी माने सरपंच के चुनाव में एक मजदूर के तौर पर भी वो चुनाव लड़ करके सरपंच बना है, लेकिन आने वाले दिनों में उसको भी अगर सरपंच रहना है तो 1-2 लाख रुपए जो है मतलब खर्च करने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसका रेफरेंस ग्रुप नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हो गए हैं, और यह उन चीजों को एडॉप्ट करके ही पावर स्ट्रक्चर के अंतर्गत बने हुए हैं। तो इसलिए मतलब जब तक इन शॉर्ट इन वन सेंटेंस आई कैन से देयर इज ए नीड टू प्रिपेयर tribal development project which must be, you see, hidden to their cultural heritage. With these few words, now I can stop here. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेहद सारगर्भित, आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, उसके पहले से लेकर आज तक सर ने जो एक समाजशास्त्री विश्लेषण प्रस्तुत किया कि जनजातियां जो है, आदिवासियां जो हैं, क्यों आज मार्जिनलाइज्ड हैं, विकास के दौर में क्यों नहीं वो आयामों को छू पा रही हैं, और किस प्रकार से कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि यदि शासन प्रशासन और जनता का यह सहयोग रहे, कल्चर कोटेड डेवलपमेंट यदि हो, तो हम समझ सकते हैं कि आदिवासी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। मैं सभी से अनुरोध जरूर करूंगी कि आप अपने प्रश्न सोच के रखें, क्योंकि अब इसके पश्चात जो हमारा दूसरा वक्तव्य है वो एक और महत्वपूर्ण पहलू को छू रहा है, क्योंकि विकास में स्त्री और पुरुषों की बराबर की भागीदारी होती है। तो ये भी देखना आवश्यक है कि अगर हम जनजातियों के विकास की धारा में जोड़ना चाहते हैं तो उनका नेतृत्व कितना है, जिसकी बात सर भी कर रहे थे। तो उसमें अगर हम ये देखें कि पुरुषों की बात तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ सकती है, उतनी अच्छी नहीं है जनजाति क्षेत्रों में, लेकिन अगर हम महिलाओं को भी देखें तो क्या वो विकास में अपनी क्या भागीदारी निभा रही है। हालांकि इसका सशक्त उदाहरण अभी हमारे सामने है, जो हमारी राष्ट्रपति चुन करके आई हैं, निसंदेह वो एक जनजाति नेतृत्व का सशक्त उदाहरण है। तो किस प्रकार से महिला नेतृत्व जनजातियों के क्षेत्र में विकास को दिशा दे सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर अंशु केडिया, जो कि एपी सेन मेमोरियल कॉलेज लखनऊ से हैं, लेकिन उनके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि एक यंग समाजशास्त्री होने के साथ साथ वो इतनी ऊर्जावान है कि कई दशकों से मैं उनको देख रही हूँ। मैं इसलिए दशक कह रही हूँ कि दशक का मतलब एक 100 साल या 10 साल नहीं है, कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ कितना किसी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। तो बहुत एक लंबे समय तक आप इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, और अंततः आप उसकी एक मेंबर भी बन गई हैं। आपके 32 रिसर्च पेपर और 2 बुक एडिटेड है, वो पब्लिश्ड हो चुकी है। सोशियोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने रूरल सोशियोलॉजी पे काफी कुछ काम किया है, और इस तरीके से उनकी इतनी गतिविधियां विषय के साथ साथ हुई हैं कि वो लखनऊ में लुआक्टा जो है उसकी वो
मेरे ख्याल है वो अध्यक्ष हैं और बहुत ही सक्रियता के साथ वो अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, समझ रही हैं और लोगों के अधिकारों का संरक्षण भी करती हैं। और इसके साथ ही साथ यूपी सोशलॉजिकल सोसाइटी में भी वो जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के पद को सुशोभित कर रही हैं। बहुत सारे एनजीओ के साथ उन्होंने काम किया है और सच बताऊं कि जो 2 साल का लॉकडाउन था, उस दौरान अगर मैंने किसी को बहुत ऊर्जावान देखा है तो अंशु केडिया को ही देखा है कि उसने इतने सारे वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और हम सबको एक मंच पे जोड़ा। और आज उसका ये नतीजा है कि हम लोग सब एक दूसरे के सामने उपस्थित होकर एक अच्छे हमारे पारिवारिक संबंध हो गए हैं। मध्यांचल सोसाइटी हो, चाहे यूपी सोशलॉजिकल सोसाइटी हो या इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी हो, तो ये सब हमारे इस तरह के कर्मठ पदाधिकारियों का योगदान है। तो बहुत समय नहीं लेते हुए मैं डॉक्टर अंशु केडिया को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पहलू पर भी अपने आप को प्रकाशित करें और उसके पश्चात हम प्रश्नोत्तर का काल रखेंगे 10 मिनट का, ताकि जिनके मन में कोई शंका हो वो विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंशु केडिया। थैंक यू डॉक्टर सुचित्रा मैम। सबसे पहले मैं दोनों ऑर्गेनाइजिंग कॉलेज BYTPG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग और गवर्नमेंट नवीन कॉलेज दुर्ग, दोनों महाविद्यालय परिवार, विशेषकर डॉक्टर सुचित्रा जी, डॉक्टर अमरनाथ सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इस स्पेशल डे विश्व आदिवासी दिवस पर मुझे बोलने का अवसर मिला। एक जब उस डे पे बोलने का अवसर मिलता है तो एक अलग भावना होती है और शायद हम लोग बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट करते हैं और ये महत्वपूर्ण दिन को भूल जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में एक अच्छा अवसर है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारी हमारी ट्राइबल हमारी जनजातियां हैं, वहाँ पे वासी हैं और ये बहुत जमीन से जुड़ी समस्या है। जमीन से जुड़ी समस्या भी हम इसे क्यों कहें, एक हमारे जमीन से जुड़े हमारे अपने लोग हैं जिनके बारे में हमें वास्तव में समझना चाहिए, जानना चाहिए। और मैम ने वैसे तो टॉपिक बहुत ब्रॉड दिया है, कोशिश करेंगे उस पर भी कुछ कवर करें, लेकिन साथ में मैम ने जो महिलाओं की बात की है उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सर का जो हम लेक्चर सुन रहे थे, सर ने इतने सारे पॉइंट, इतना गहन सर का वर्क है, इसमें हर कुछ उन्होंने, चाहे वो आज़ादी से पहले का हो, बाद का हो, पूरी सर की डीप स्टडी है और डीप स्टडी के साथ उन्होंने सबको जिस तरह से कोलैबोरेट किया है। और थोड़ा वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगा शायद मेरे में हो, लेकिन अभी जब सुचित्रा मैम की वॉल्यूम सुन रहे हैं तो मे बी सर की तरफ से रही होगी। लेकिन रियली बहुत अच्छा है। उसके आगे हम अगर बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे तो, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा इस पे बहुत वर्क नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि खुद भी टीचर हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और अपना भी पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा और खासकर महिलाओं के दृष्टिकोण से जरूर मैं बात रखना चाहूंगी। तो सबसे पहले जो अभी हमारी राष्ट्रपति बनी, जिसका सुचित्रा मैम ने उल्लेख भी किया, तो पहली बार हमें एक शब्द सुनने में आया, जय जौहार। तो मैं सभी का अभिवादन करना चाहूंगी जय जौहार शब्द से। जय जौहार शब्द कितना अपने में गूढ़ता लिए है और रियली हम लोगों को तो लगता है हम लोगों को अभिवादन में उस शब्द को ऐड करना चाहिए। जय जौहार शब्द का अर्थ है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। प्रकृति जिसमें जनजाति, जिन्हें हम जनजाति भी कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं, वनवासी भी कहते हैं, जिन पे आज का ये वेबिनार है, हम लोग जानते हैं अब तो 80% के आसपास भी होंगे या और भी कम हो रहे हैं, लगभग इतने ही हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दिनचर्या उसी से जोड़ते हैं। प्रकृति के सानिध्य में जन्म होता है, आजीवन प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति में राजस्थान में भील राजस्थान के हैं, जब वो उनके मृत्यु शैया पे उनके लोग होते हैं तो वो लोग पूर्व की दिशा में लाइन में खड़े होते हैं, हाथ में चावल लेते हैं और जय जौहार शब्द के साथ उन्हें वहां पे श्रद्धांजलि देते हैं। और जो पंच तत्व जिसका भी जिक्र भी हमारे अभी इससे पहले आया, पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, अर्थात हमें प्रकृति से मिला है ये शरीर और हम प्रकृति के हैं और हम प्रकृति को दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ जो प्रकृति का सानिध्य है, अटूट सानिध्य है,
और वो हम सब का भी है, लेकिन वो हम लोग इतना महसूस नहीं करते। सर भी जिक्र कर रहे थे परंपरा आधुनिकता की, हम लोग आधुनिकता की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सर ने भी जिक्र किया 1990 के बाद का ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्टिक जो हमारा ओरिएंटेशन होता जा रहा है, हम बहुत सारी चीजों से पीछे छूटते जा रहे हैं। जो हम पीछे छूटते जा रहे हैं उसमें हम बहुत सारी अपनी परंपराओं को खोते भी जा रहे हैं। तो ये सब शब्द वास्तव में हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। नहीं, हमें अपनी जड़ों को ढूंढना है, जड़ों को सहेजना है, जड़ों को भी लेकर आगे बढ़ना, वही हमारी विशिष्टता है, वही हमारी यूनिकनेस है। जब हम जनजातियों की बात करते हैं, हमारे देश की 15% भूभाग में आज जो 8.5% के आसपास की जनजातियां, और इनकी जो यूनिकनेस है, इनकी जो प्रकृति के साथ की यूनिकनेस है, वो हम लोगों के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर VR राव का ने जो अंडमान के आसपास का उल्लेख किया था अपने सर्वे में, उनके अनुसार अंडमान क्षेत्र में जो 5 आदिवासी जातियां हैं, ओंगी, जारवा, शाम्पनी, सेंटिनली, ग्रेट अंडमान, 2000 से 6000 साल पुरानी है, जो आज भी अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन किए हुए। मैं एक बार पढ़ रही थी कि आज भी जब वो एरिया में लोग जाते हैं तो सरकार की गाड़ियां रहती हैं, बीच से यदि निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार को रोड भी चाहिए आने जाने के लिए भी, लेकिन आम पब्लिक के लिए वो बैन है, रास्ता बैन है, वहां पे आम पब्लिक नहीं जा सकते। तो क्योंकि वो आज भी अपनी ट्रेडिशनल लाइफ में जी रहे हैं। काले पानी की सजा याद करिए, अंग्रेजों के समय में अंडमान भेज दिया जाता था। जो भारतीय विद्रोह करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन रखते, वो निकल नहीं सकते थे। अगर वो निकलेंगे तो टापू की तरफ जाएंगे तो वहां पे जंगली आदिवासी जो अपनी आज भी उस समय ओरिजिनलिटी थी, तो आज सोचिए जब आज भी है तो उस समय क्या रही होगी, वो बच के नहीं जा पाते थे। इसीलिए वो काला पानी कहा जाता था, ना आप इधर से जा सकते ना आप उधर से जा सकते। बहुत तो वो आज भी वो अपनी उस ओरिजिनलिटी में जी रहे हैं। मैं इसका क्यों उल्लेख कर रही हूँ, उनकी प्रकृति के सानिध्य का। 2000 जो अभी सुनामी आया था, करीब 2004 के आसपास, सुनामी में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन 48 घंटे पहले उन लोगों को एहसास हो गया, स्थानीय थे, उनको प्रकृति का इतना गहन समझ थी, उनकी ओरिजिनलिटी जो गहन समझ थी, उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ डेंजरस होने जा रहा है। उन्होंने चाहे पेड़ों पे चढ़ के, चाहे टापू के शीट्स पे चढ़ के जान बचाई। सब अंडमानीज जो हमारी जनजातियां हैं, आदिवासी, बच गए। और उसमें भयंकर जान माल का सब तरफ नुकसान हो जाता है, उसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट था। तो ये इनका देशज ज्ञान है, देशज समझ है, जो हमें सहेज के रखने की जरूरत है। हम अपनी आधुनिकता की दौड़ में इतने आगे होते जा रहे हैं कि हम उस देशज ज्ञान, देशज से हम अलग होते जा रहे हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब महिलाओं की मैम ने बात की, तो हम कुछ महिलाओं का जिक्र करते हुए अपनी बात को आगे लेते चलेंगे। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के वॉल्यूम में प्रोफेसर NC चौधरी ने 3 बिंदुओं को रेखांकित किया था जनजातियों की महिलाओं को लेकर, कि गद्दी और टोडा जो जनजातियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम मेल डोमिनेंस देखते हैं, लेकिन गारो, खासी, जैंतिया और जो मेघालय की लालंग है, इसमें आज भी मातृवंशी और मातृ स्थानीय परंपराएं, भेदभाव इनमें नहीं होता। जब हम अपने को देखते हैं तो कहीं आज हम पितृसत्तात्मक समाज के पार्ट हैं, कितना भी हम आंदोलन करते हैं, लेकिन हम अपनी परंपराएं आज भी वो हैं। लेकिन जनजातियों से हमें यहाँ भी सीखने की जरूरत है। हिंदू समाज की तुलना में इन्हें आज उन जहाँ पे ये है मातृ स्थानीय, मातृ परंपरा, या जो जनरली हम भी बात कर सकते हैं, आज भी जनजाति साथी को चुनने, तलाक देने और इवन शारीरिक संबंध अगर बनाने की इच्छा है उसके लिए भी, लेकिन आफ्टर मैरिज रिलेशंस पे बैन है। और एक चीज हम और भी यहाँ बताना चाहेंगे, सर्विस का कुछ जिक्र कर रहे थे, महिलाओं को लेके नहीं, जनरली इनकी समस्याओं को लेकर। महिलाएं आज असेट मानी जाती, जो उनके वॉल्यूम का हम उल्लेख कर रहे हैं, जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, असेट मानी जाती महिलाएं, क्योंकि महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी तो करती हैं, लेकिन साथ में रोजी रोटी के संघर्ष से ज्यादातर महिलाएं ही जुड़ी रहती हैं। तेंदू पत्ता कलेक्ट करना, महुआ पत्ते कलेक्ट करना, इमारती लकड़ी, सारी समस्याएं महिलाओं के पास है। और जो विस्थापन हुआ, जिसका सर जिक्र कर रहे थे, विस्थापन है, इतना मेजर हमारे देश में विस्थापन, हमारे देश की नहीं, वर्ल्ड वाइड इतना विस्थापन हुआ आधुनिकीकरण के नाम पे। इसका जो सबसे ज्यादा सफरर वर्ग है वो महिलाएं हैं, और आदिवासी महिलाएं खासकर। एक रिसर्च है कि हर आदिवासी ने 100 में से 25 आदिवासियों ने लगभग
25% की हम बात करेंगे, जिंदगी में एक ना एक बार विस्थापन को जरूर फेस किया है। जब आप विस्थापन फेस करते हैं, अर्थात वो चाहे बांध के नाम पे हो, चाहे रोड के नाम पे हो, किसी के माध्यम से, किसी भी नाम पे हम कहें, तो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से पानी भर कर लाना, पत्ते लाना, अपनी किसी तरह रोजी रोटी चलाना, क्योंकि उनकी जिंदगी दिनचर्या उस पर डिपेंड है। यद्यपि बहुत सारी चीजें बदली हैं, आरक्षण है, शहरों में भी आई है, लेकिन वो है, एक वर्ग है, उसमें भी एलीट क्लास है। जब जैसे अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, उसमें भी एलीट क्लास एक बन जाता है, वैसे इनमें भी है, लेकिन मेजॉरिटी की हम बात करते हैं, वो आज भी समस्याओं से ग्रसित है। और जैसे कि हम इनके सेक्स रेशियो की बात करते हैं, 1000 पे 991 महिलाएं। कन्या भ्रूण हत्या नहीं है हम लोग के हिंदू समाज में, अब तो उस पे बैन है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या महिलाओं को, लड़कियों के जन्म को लेकर है, लेकिन महिलाओं का बहुत सम्मान है। और साथ में अलग थोड़ी बात करना चाहेंगे यहाँ पे, अभी हम उस पे आ रहे हैं। जो हम लोग धर्म की बात करते हैं आजकल, तो थोड़ा धर्म की हम लोग ज्यादा भी बात कर लेते हैं। इनका एक स्पेशल धर्म है, सरना धर्म, जनजातियों का। वो इंटरेस्टिंग है, हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हैं ज्यादातर, तो इसलिए हम उनसे बात करना चाहेंगे। सरना धर्म है उनका, और वो सरना धर्म है जो माता पिता की पूजा की बात करता है, प्रकृति की पूजा की बात करता है। हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने अपने झारखंड में सरना धर्म को अप्रूव कर दिया, लेकिन अभी चूंकि ये बात भी उठ रही थी कि हमारी राष्ट्रपति हो गई हैं, तो उनके लिए भी एक कोड होना चाहिए धर्म का। हिंदू धर्म का कोड है, मुस्लिम धर्म का, सब धर्मों के कोड है, तो जनजातियों के धर्म की का कोड क्यों नहीं? जनजातियों को कहीं हम लोगों ने देखा, मिशनरीज आए, उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्रिश्चियनिटी में। उससे पहले मुस्लिम थे, उन्होंने उसमें, क्योंकि हम लोग का हस्तक्षेप, चाहे वो कोई भी आते गए, सबका हस्तक्षेप रहा, जो भी शासक रहा उसने उस क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। क्यों? क्योंकि वहां पे हम देखते हैं खनिज है, जल जंगल जमीन, जिसकी बेसिकली लड़ाई है वो वहीं पे है। तो सबने हस्तक्षेप किया, और बहुत सॉफ्ट टारगेट धर्म को लेकर भी कोशिश की गई कि धर्म पे किया जाए अटैक। तो और जो इनका ओरिजिनल धर्म है सरना, और ये धर्म केवल धर्म कहाँ कहाँ है? सरना धर्म छोटा नागपुर से स्टार्ट होता है, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, और भी विस्तृत है। मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उरांव, गोंड, भील, इन सब के बीच। तो ये इनकी डिमांड है कि हमारे धर्म को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे धर्म के लिए भी एक कोड। जब हम लोग फॉर्म भरते हैं बहुत जगह, तो हमारे अगर धर्म से रिलेटेड कोई बात होती है, तो हम अपने धर्म का क्यों नहीं उल्लेख करते, हम अपनी ओरिजिनलिटी का क्यों नहीं उल्लेख करते? जो सर भी बराबर बात कर रहे थे कि हमें जो हमारी, जैसे हम प्रकृति की बात की और सारी चीजों की बात की, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है, संरक्षण करने की जरूरत है। वो इसीलिए जब हम अपने देश की बात करते हैं, वैविध्यपूर्ण देश है, इतनी विविधताएं हैं, तो उस विविधता को अगर हमें सहेज के रखना है, तो वास्तव में हमें भी खुशी होगी, हम एक इतने समृद्ध विविधताओं से जुड़े देश के हैं। और जैसे अभी कुछ समस्याओं की भी सर बात कर रहे थे, तो हम एक दो समस्या की और यहाँ बात करेंगे, इनकी शिक्षा और नायक नायिकाओं से जुड़ी। जो इनके नायक नायिकाएं हैं, जब जब हमारा देश आजाद होता है, एक जनरल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। उस जनरल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा की बात होती है। शिक्षा में हमारे एक टाइम टेबल, जनरल टाइम टेबल पूरे भारत के लिए होता है, लेकिन जब सर ने भी बात की, उनकी कल्चर नीड, उनकी नीड बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। उनकी शिक्षा, हम चाहते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़े, तो हम उनकी शिक्षा को उनके टाइम, उनके समय के अकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? जैसे कि अगर हम जान रहे हैं कि गरीबी है, वहां पे जंगलों पे डिपेंड है उनकी जिंदगी, तो उस समय वो तेंदू पत्ता कलेक्ट कर रहे हैं, महुआ पत्ते कलेक्ट कर रहे हैं, और चीजें जो भी उनकी उससे जुड़ी हर्बल औषधि या बहुत सारी चीजें। तो उनके कलेक्शन के टाइम पे यदि हम उनकी क्लासेस लगाएंगे, तो शायद वो इंटरेस्ट ना, और ड्रॉप आउट रेशियो बहुत बढ़ जाता है। और जब अपना कोर्स पढ़ते हैं, क्लासेस में अटेंड करते हैं, तो उनके नायक नायिकाएं क्या बताए जाते हैं कि अगर आप महिलाओं की चूंकि बात हो रही है यहाँ पे, महिलाओं की बात करेंगे, तो आप रानी लक्ष्मीबाई को पढ़िए, आप इंदिरा गांधी को पढ़िए, आप रजिया सुल्तान को पढ़िए, आप अहिल्या बाई को पढ़िए, ये सब चीजें। लेकिन और जब हम बात करेंगे, नेहरू आ गए, हमारे बापूजी आ गए, या सुभाष चंद्र बोस आ गए, या ट्रेडिशनल हमारे बहुत सारे इतिहास से अकबर आ गए, ये सब हमारे लीडर हैं, या जो राजघराने जुड़े रहे। लेकिन जब वो पढ़ते हैं, तो वो अपनी लोक गाथाओं में कुछ और नायक नायिकाओं की बात कर, जिसपे अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, उनके नायक नायिकाओं की। वो देखते ही तो हमारे नदारद है, बिरसा मुंडा नदारद है, हमारे जो उनके टाना भगत है वो है नहीं,
हम उनको तो नहीं कर रहे हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, और हम अध्ययन इनका कर रहे हैं, तो वो कहीं से वो फीलिंग नहीं आती। क्योंकि मैम ने हमें यही टॉपिक दिया था कि हमें इस पे बात करनी। एक चीज हम यहाँ पे और बात करना चाहेंगे, जब हम इनकी कल्चर हेरिटेज की बात करते हैं महिलाओं के साथ, तो हम देखते हैं वास्तव में रिच हैं। जैसे हमने इनके जीवन साथी को चुनने की बात कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकार है, कन्या भ्रूण हत्या नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं, और इवन कन्यादान नहीं, जगह जगह वरदान की प्रथा। यद्यपि हमारे कारण, हम लोग अपने आप को बहुत सभ्य कहते हैं, हम तथाकथित सभ्यों के कारण उनके यहाँ बहुत सारी कुप्रथाएं जुड़ती जा रही हैं, जुड़ गई हैं, दहेज प्रथा भी उसमें। यद्यपि उनके यहाँ वरदान की प्रथा एक पारंपरिक चली आ रही थी, लेकिन जब हम इनकी ये बात करते हैं, इसके साथ साथ हम इनकी विद्रोही सामाजिक जो पकड़ है, राजनीतिक सत्ता की पकड़ है, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक नहीं कहेंगे, जो राजनीतिक सत्ता की पकड़ है, उसमें ये कहीं ना कहीं कमजोर है। चाहे वो समाज है, आधुनिक है, कहीं ना कहीं कमजोर है। जबकि हम आज तो हम अपने राष्ट्रपति को देख रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में कमजोर है, और ट्रेडिशनली भी इन लोग को राजनीतिक सत्ता में वो अधिकार नहीं है। कुछ उदाहरण रखना चाहेंगे। झारखंड की उरांव आदिवासी महिलाओं ने लगभग 500 साल पहले सिनगी दई और कैली दई के नेतृत्व में रोहतासगढ़ के दुर्ग पर तुर्क सेना को हराया था, और इसी को याद करते हुए हर 12 वर्ष में एक बार इनके यहाँ जनी शिकार करके पर्व मनाया जाता है। जनी शिकार पर्व है। जनी शिकार पर्व में वहाँ की महिलाएं आज भी वहां पे है। जनी शिकार पर्व में महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करती हैं। अब तुर्क सेना तो उनके पास है नहीं, तो वो जाती हैं जंगलों में, जंगली जानवरों को मारती हैं, मार के पकड़ के लाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। वो एहसास, वो सिंबल, वो प्रतीकात्मक उनका विरोध है कि नहीं, कि हम भी अंग्रेज, जिस तरह से हमने तुर्क की सेना को उस समय हराया था, आज हम उसके प्रतीक के रूप में त्योहार मनाते हैं। बड़ा फेमस त्योहार है उनके बीच का ये। और सुदेशना बसु और अपनी पुस्तक पीजेंट रेजिस्टेंट इन बिहार में लिखते हैं कि चिंगरी में टाना भगत आंदोलन का परचम लहराने वाले टाना भगत को 1914 में जब गिरफ्तार कर लिया गया, तब बटुकरी गांव की जतरा भगत की पत्नी देवमणि बंधनी ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली। और वो आंदोलन केवल लोकल नहीं रहा, जब उन्होंने नेतृत्व लिया वो लोकल से और बहुत और राज्यों और क्षेत्रों में फैल गया। वो कुशल नेतृत्व था उनका। इसी तरह जो ये बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, जनजाति वास्तव में बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा जी बिरसा विद्रोह के चंपी और साली नामक विद्रोही महिलाओं ने उनका साथ दिया। इसी आंदोलन के सहनायक थे गया मुंडा और उनकी पत्नी माकी का बलिदान भी अविस्मरणीय है। गया मुंडा के जब शहीद हो गए अंग्रेजों से लड़ते हुए, तब उनकी बेटियां और जो भी परिवार की स्त्रियां थी वो सब विद्रोह में शामिल थी, सबको जेल में डाल दिया। 1955-56 का एक संथाल आंदोलन, वहां पे विद्रोह को हूल शब्द कहते हैं, इसे हम लोग संथाल हूल करके पढ़ते आ रहे हैं। ये हूल का अर्थ ही विद्रोह है। आदिवासी संघर्ष का उदाहरण है, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इनके नायकों के साथ फूलों और झानों जो महिलाएं थी, इनकी बहन थी, इन्होंने करीब 21 सिपाहियों की हत्या करी। उनके शिविर में गए 21 सिपाहियों की हत्या की। और आज भी उनकी लोक गाथाओं में, लोक गीतों में इन महिलाओं को याद किया जाता है। इसलिए जब हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं, हम अपनी तो बात करते हैं अपने नायकों की, जो हम हमारे प्लेन एरिया के हैं, जिनको हम लोग करते हैं, तो उनके लिए वो नायक नायिकाएं गायब है उनके शिक्षा में। उनके जो वहां पे इनको लोक गीतों में सिखाया गया है कि फूलों झानों को याद करिए, लोक गीत में संथाल के गीतों में उनको याद किया जाता है, बिरसा मुंडा को याद किया जाता है। लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं, तो उनके जो किताबें हैं, जो ऑल इंडिया एक चल रही, डिफरेंट बोर्ड्स की एक चल रही, उसमें बहुत सारी चीजें नदारद उन्हें दिखती, वो बांध नहीं पाती। केरल के कुरुचिया आदिवासी महिला नीली ने अंग्रेजी फौज से संघर्ष के लिए अलग महिला सेना का गठन। उड़ीसा की आदिवासी महिलाओं, अंग्रेजों द्वारा जब उनका अपहरण, बलात्कार बार बार होने लगा, अपने चेहरे को ही गुदवा लिया, खूब आड़ी तिरछी रेखाएं खींची कि हम कुरूप ही सही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बचने का एक प्रतीकात्मक उन्होंने तरीका ढूंढा। और समझिए कितनी स्थिति महिलाओं की खराब होती, चाहे वहां की बात कर लें, जनरल बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें। एक डायन प्रथा है जो इन जनजातियों में बड़ी पॉपुलर है, डायन प्रथा। डायन प्रथा कि महिलाएं अगर उनके पास जमीन है, परिवार में भी अकेले रह गई, तो उनकी जमीन को हड़पने के लिए तांत्रिक के नाम कह दिया, ये घर से बच्चों को ले जा रही है, समस्याएं करके
को मार देने की प्रथा, डायन के नाम पे अंधविश्वास हम लोग जानते हैं। आज इतना साइंस हमारा आगे और इतनी समझ हो जाती है कि, लेकिन जब वो पिछड़ा समाज है या और महिलाओं को एक तरह से कमजोर करने की साजिश होती है, जैसे हम लोग सती प्रथा देखते हैं, बहुत सारी प्रथा, जैसे डायन प्रथा, और जनजातियों में प्रथा बहुत है जिन महिलाओं को मार देने की, जिससे हम उनकी जमीन पे कब्जा कर ले। इस पे भी रोक लगी है। और थोड़ा हम आज की बात कर लेते हैं कि जो आज हमारे देश का सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, महिलाएं कहाँ पे हैं। 47 सीट्स हमारे यहाँ जनजातियों के लिए आरक्षित है और 500 सांसद में सेंट्रल के लिए, और 556 करीब राज्यों के लिए आरक्षित है, और करीब जो 47 आरक्षित है, 20 में कभी भी कोई महिला नहीं इलेक्ट हुई है। और 1952 में पहली बार जो महिला लोकसभा के लिए इलेक्ट हुई वो बोनिली खोंगमेन थी, आसाम से जुड़ी थी। उसके बाद 1962 में एक महिला, रतलाम से एक महिला, फिर 1967 में 2 महिलाएं, 81 में 1, 84 में 2, 89 में भी 1, 91 में 3, 96 में 2, 98 में 1, 99 में 1, मतलब इस तरह से। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इस समय इनकी संख्याएं बढ़ती जा रही। 2009 में 5, 2016-14 में 6, फिर 12, आज ये स्थिति है। लेकिन अभी भी इनका एक्चुअली जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का जनजातियों में, उसको देखते हुए इनको जो राजनीतिक पहल है, उस जो सत्ता पे इनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सर ने भी बहुत सारे इश्यूज, नीड बेस्ड पॉलिसी, कल्चर बेस्ड पॉलिसी की जब बात की, तो ये लोग ज्यादा जुड़ी हैं, ये अपने लिए बेहतर समझ रखती हैं, बेहतर वहां पे जाके पॉलिसी बनवा सकती हैं। जो इनके जो इंडिजिनस ज्ञान है, जो लोकल देशज ज्ञान है, उसको भी सहज करें, और क्योंकि जो फेस करता है वो अपने कैसे क्या पॉलिसी होगी और उसे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बेहतर कर पाएगा, वो ज्यादा समझता है। लेकिन राजनीति में महिलाएं कम क्यों आती? एक दयामणि बारला लिखती हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी इनको भी टिकट देने से हिचकिचाती हैं। सामान्यतः वही महिलाएं राजनीति में आती हैं या आई हैं जिनके पुरुष जिनका अधिकार रहा है, जो पहले से राजनीति में सक्रिय, जैसे हम लोग पंचायत में भी देखते आ रहे हैं, जो पुरुष सक्रिय हैं वही अपने घर के बेटे बहुओं को राजनीति में लाते हैं। तो इसलिए इनका परसेंट बहुत पुअर है। और जय आदिवासी युवा शक्ति जयस करके संगठन, उसके भी राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा भी लिखते हैं कि महिलाओं में को भी खुद भी आत्मविश्वास आना चाहिए। जैसे वो अपने जनजातीय क्षेत्रों में आत्मविश्वास से लबलेज हैं, अपनी चीजों को मेंटेन करती हैं, अपनी प्रथाओं के साथ आगे हैं, और जितनी मेहनत करती हैं, वो चाहे गांव खेती से जुड़ के हो, चाहे जंगलों से जुड़ के, चाहे पूरे परिवार को संभालती हैं, तो उनमें वो आत्मविश्वास, उनको वो आत्मविश्वास वास्तव में जगाने की जरूरत है कि नहीं, आप राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकती हैं। तो वास्तव में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हम लोगों की महामहिम, देश की प्रथम नागरिक, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश किया गया है, रखा गया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनका ये उदाहरण उन आत्मविश्वास जगाएगा, और लोकल लेवल पे भी आत्मविश्वास आएगा, और हम लोग को भी थोड़ा प्रेरित करेगा कि हम लोग वास्तव में इस पे बात करें। जैसे कि मैम ने हमसे कहा कि नहीं, इस विषय पे भी कोशिश करना, आसपास रहना, तो शायद हम भी उस दिशा में सोचने लगे हैं कि जो इतना कल्चरल रूप से महिलाएं सक्षम थी, राजनीतिक रूप से उनकी क्यों नहीं उतनी महत्वपूर्ण पकड़ दिखाई दी। और इवन जब हम लोग विस्थापन की बात करते हैं, नक्सलवादी आंदोलन की बात करते हैं, इनकी और समस्याओं, विस्थापन से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, तो हम लोग को का मानना भी है कि अब और झारखंड से भी डिमांड आई, महामहिम जब वहां पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो निश्चित रूप से इनके सरना कोड बिल पे बात आएगी, इनको कोड बिल अलॉट होगा। और साथ ही जो इनकी जो समस्याएं एक्चुअली, सर ने भी कुछ कानून की बात की। एक इनको 5वीं अनुसूची में इनके जो वन उत्पाद से, इनकी इमारती लकड़ी से इनको जो प्रोटेक्शन मिला है कि इनका हस्तक्षेप है, इनका क्षेत्र है ये, लेकिन एक्चुअली में जब इन्हें नहीं मिला तो उन्होंने पत्थरों पे गुदवाया है। उसे वहां कहते हैं पत्थर गढ़ी आंदोलन। जनजातीय क्षेत्रों में ना पत्थर पे अपने संविधान, अपने 5वीं अनुसूची गुदवा रखी है पूरी, कि और कि सरकार इसका पालन करे, हमारे क्षेत्र राज्य इनका पालन करें,
क्योंकि जब पालन नहीं होता है तो और उनकी जल जंगल जमीन पे कब्जा होता है, चाहे वो कारपोरेट घराना कब्जा कर रहे हो, चाहे क्योंकि एक जो सॉफ्ट उनके लिए टारगेट हो जाता है, तो वो आंदोलन करते हैं। जब आंदोलन करते हैं तो उनको अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं कि ये देश के लिए घातक हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नक्सलवादी आंदोलन ये, और हमारा माइंडसेट दूसरी तरह से शिफ्ट किया जाता है। तो एक्चुअली उनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, उनकी ओरिजिनलिटी को सहेजने की जरूरत है, और रियली अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि हमारी महामहिम वहां पे हैं, सबसे प्रथम नागरिक, सबसे पावरफुल सीट पर हैं, तो वास्तव में उनको उनके इस मुद्दों को पे गहन समझ वो रखती हैं, तो वास्तव में कुछ और बेहतर होगा। इसी के साथ पुनः जय जोहार शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आप सभी ने बहुत धैर्य से सुना। यद्यपि इसमें मेरा बहुत काम नहीं है, लेकिन जितनी समझ है, जितना पढ़ते पढ़ाते समझा है, अपने अनुभव से सीखा है, आपके सामने शेयर किया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ आज इस विश्व आदिवासी दिवस पर ये जो दोनों ही व्याख्यान हुए हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अपने अपने बिंदुओं को लेकर के एक सार्थक विश्लेषण हमारे समक्ष आया है, और हम सबको विचार करने के लिए निश्चित रूप से कुछ बीज डाल के जा रहा है। वो चाहे चौधरी सर का संबोधन रहा हो और चाहे अंशु मैडम का, दोनों ने हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे बीज डाले हैं प्रश्नों के। और अगर आपके मन में कोई समाधान हो तो आप जरूर चर्चा करें। हमारे बीच मध्यांचल समाज शास्त्री परिषद के अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं, डॉक्टर महेश शुक्ला। अगर वो भी अपने कुछ बातों को थोड़े अल्प समय में रखना चाहे तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आप सब जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, अगर उनकी कोई जिज्ञासा हो, चाहे वो प्राध्यापक बंधु हो और चाहे विद्यार्थी हो या शोधार्थी हो, वो सभी का यहाँ पर स्वागत है। डॉक्टर महेश शुक्ला सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैं कुछ बात नहीं रखूंगा, मैं कुछ बातें एक मेरे अंदर भी कुछ जिज्ञासा थी, सर से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं सर को ट्राइबल पर उनको जब भी सुनता हूं तो एक नई चीज ही मिलती है, क्योंकि बहुत ही गहरा अध्ययन है उनका ट्राइबल पे, और कई चीजें सामने आती हैं उनके अनुभवों की। सर से मैं एक बात पूछना चाहता था कि जनजातियों में भी आंतरिक विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसा देखा गया है ग्रुपों में, बहुत सारे जनजातियों पे, हमारे यहाँ इधर भी बहुत सारी जनजातियां हैं। और मैंने 96 में जब एक यूजीसी का प्रोजेक्ट किया था खैरवा ट्राइब पे, तो वो स्थितियां नहीं थी। और अभी फिर से एक शुरुआत कर रहा हूँ सर के ही मार्गदर्शन में। उनका इशारा था कि भाई कुछ जनजातियों पे काम करें, तो ये देखने को मिला कि उनके अंदर भी जो आंतरिक विभाजन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, वो कहीं इनके अस्मिता के लिए एक गंभीर चुनौती न पैदा कर दे। क्योंकि जब ये आपस में, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, यही सर से मैं जानना चाहता हूँ। चौधरी सर, यदि आप हैं तो। सर दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं, हाँ दिख नहीं रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से सर यहाँ रहते तो इसका जवाब हमें मिलता। उनके तो इतना गहन अध्ययन है इस विषय पर, वो मुझे भी बराबर बोलते हैं, हम लोग को भी, कि कुछ आदिवासियों पे काम करो, छत्तीसगढ़ इतना बड़ा बेल्ट है। तो अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स को देते तो हैं छोटे मोटे, लेकिन एक गंभीर अध्ययन और दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो करना पड़ेगा। चौधरी सर तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उस समय एक खैरवा ट्राइब है अपने रीवा संभाग में। जी। और एक यूजीसी का प्रोजेक्ट था, और हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए थे, 2 लोगों ने पीएचडी भी इस पे किया है, प्राप्त किया है। तो वहां पे जब देखा था, बहुत मुश्किल से गया था 96 में वहां पहुंचने तक में। और आपको बता दें कि वहां एक गांव हर्रई है। जी। और हर्रई में वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। जिस समय मैं वहां पे गया था, उस समय जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी उम्र 20 वर्ष थी। 20 वर्ष में उस हर्रई गांव में ब्रीडिंग ग्रोथ बिल्कुल ब्लॉक थी, नहीं पैदा हो रहे थे। और दिल्ली में एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ था,
और उस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को उठाया था, आदिम समाज संघ है वहां पे है एक बहुत बड़ा, तो वहां पे एक कार्यक्रम हुआ था, उस पे इस बात को उठाया था। तो वहां पे आप लोग जानते होंगे नलिनी सिंह पहले 1 मिनट का एक प्रोग्राम उनका आता था, आंखन देखी। और सर याद है। हाँ हाँ, तो उसको उस मुद्दे को उठाया था और फिर वहाँ एक टीम भेजी थी और वो उनके साथ फिर मैं वहां पे गया था। और फिर वो जो स्टडी मैंने वहां पे कई खेसलार, भुईमाड़, कई गांव हैं वहां पे, उनका व्यापक अध्ययन किया। फिर हर्रई गांव में फिर वो ICMR वाले भी आए, उनकी ब्लड सैंपलिंग हुई है, काफी इस पे आर्टिकल और काफी लेख लिखा गया, तो काफी इसका प्रचार हुआ। तब वहां पे टीम आई और तत्कालीन जो मिनिस्टर थे उस समय कुंवर अर्जुन सिंह जी थे। तो मैंने उनसे भी जो है पर्सनली जाकर के और ये बातें कही थी कि वो बिल्कुल आपको, आज भी वो आप CM नहीं है लेकिन आज भी वो मुख्यमंत्री आपको मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने कहा कि कुंवर साहब। हमने कहा प्रधानमंत्री कौन है, तो बोले कि इंदिरा जी, जबकि इंदिरा जी की डेथ हो चुकी। तो ऐसी स्थिति, फिर उस पर काफी स्टडी हुई। आज तो उसका खैरवार का काफी वो चेंज हो गया है, वहाँ की स्थितियां चेंज हो गई हैं। तो वही सर से जिज्ञासा था कि जो आंतरिक विभाजन की प्रक्रिया समाज में हो रही, समाज को में एक क्राइसिस उत्पन्न हो गई है, और वही स्थितियां फिर ट्राइबल जनजातियों के बीच में भी हो रही है, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को लेकर के। पहले ऐसा नहीं था। सर यही तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, हम लोग के बीच हम लोग एक जो बाइफर्केशन बना के रखे हैं ना, अगर हम सब इंसान मान के चले सबको तो शायद हम समानता वाली बात रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी हमारे मानस पे ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए शायद ये चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छा है सर, खैरवार जाति के बारे में तो मैंने भी पढ़ा है। मैं सर को फोन करूं क्या सर? 1 मिनट, तब तक आपस में और कोई क्वेश्चन किसी से हो तो पूछ मैं ले। फोन कर लिया सर, बाहर में निकल चुके हैं, अच्छा अच्छा, कहीं ठीक है। यात्रा पर हैं, तो अभी ठीक है, नहीं दे पाएंगे। बोले क्वेश्चन ठीक आप नोट करके रख लीजिए, जी, उसका जवाब वो हम लोग को दे देंगे। ठीक है। ठीक है शुक्ला सर, हम उनसे वो कर लेते हैं, आप तो खुद ही जी जी। बात कर सकते हैं, आप तो खुद ही जानकार हैं। जी जी। और लेकिन किसी के बहुत कोई अच्छा प्रश्न? प्रश्न दिए हैं सर, बहुत हाँ अच्छा बहुत अच्छा, प्रश्न दिए हैं। इस पर गहन चिंतन करने की चिंतन है। आवश्यकता तो है, ताकि एक निष्कर्ष निकाल सकें। फिर जी जी। एक और वेबिनार कर लेते हैं या फिर सेमिनार कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और हाँ किसी का कोई प्रश्न है, और किसी की कोई जिज्ञासा? साधना खरे भी दिख रही हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। मैडम मैं वासुदेव। हाँ वासुदेव जी बोलिए। नमस्ते मैडम, दूसरे नंबर से जुड़ा हूँ आज, प्रवांशु जादव उनके नाम से। हाँ वही देख रही हूँ मैंने कहा इसी दिख मेरा नहीं मोबाइल वही खराब है वही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं भी ढूंढ रही थी। मैं भी ढूंढ रही थी, वासुदेव है एक्चुअली सर कहाँ? मैं थोड़ा सा भी बाहर था तो सर की आवाज भी उतनी नहीं आ रही थी जितनी अच्छा। अंशु केडिया मैडम जी की क्लियर थी। हाँ, हाँ, तो थोड़ा वासुदेव वॉल्यूम कैमरा प्रॉब्लम ऑन कर था। देते ना भाई, कैमरा ऑन कर देते वासुदेव, तो हम सब लोग देख लेते, तुम किसी भी नाम से जुड़े रहते, है ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी मैडम कैमरा ऑन की कंडीशन में नहीं, आप तो सिर्फ चेहरे तो नहीं बदलते, नाम भले ही बदल जाए। चलो बोलो 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 चलो। मैडम जो चर्चा भी हो रही थी, सर ने बहुत ही जो बातें मैं सुन पाया, सर का खैर एक विशिष्ट वो रहता है। आदरणीय मैडम ने भी बातें बहुत एक अलग परिप्रेक्ष्य में रखी, वास्तव में जो रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज निकल के आती है, जैसे मैडम ने कहा कि जो हम एक्चुअल में जो ट्राइब्स हैं उनके जो कहा जाए नायक हैं, हम उनको अपने साहित्य में, अपने सिलेबस में उतना स्थान या उस रूप में नहीं दे पाए जैसा दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे जैसे उनका प्रचार प्रसार होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टियां क्या है उनकी ख्याति को अपने वोट बैंक के लिए बना रही हूँ। दूसरी चीज एक निकल के आई कि ऐसा लगता है जैसे जनजातीय समाज जंगल में बहुत अच्छी अवस्था में था, और जब वो मैडम ने एक शब्द इस्तेमाल किया था सभ्य समाज वाला, कि हमारे वो संपर्क में आए या हम उनके संपर्क में आए, तो हमने कहीं ना कहीं उनको नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। निश्चित रूप से जो हमारे सभ्य समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा की बात आई, वो वहां पर पहुंची है। लेकिन मैंने देखा है कि जैसे अंडमान निकोबार की जनजातियों की बात हुई, मध्य प्रदेश तो अपने आप में जनजातियों का अजायब घर है, वहां पर एक भौगोलिक पृथक्करण भी देखने को मिलता है, तो उतनी मानवीय अंत्यक्रिया सभ्य समाज के साथ नहीं हो पाई, या जनजातियों की कट्टरता भी इसमें कारण रही। लेकिन हम दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों के यदि उसमें देखें तो वहां पर कुछ जनजातीय समुदाय ऐसे रहे हैं जो आपस में ही कहीं ना कहीं हिंसाग्रस्त रहे।
यौन वर्जनाएं का स्वरूप अलग अलग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो जनजातीय समाज में विकास के फलस्वरूप जो चीजें विघटन वाली देखने को आई हैं, उसके साथ साथ उनकी जो कल्चर में एक हस्तक्षेप हुआ है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि वर्तमान में कुछ नायक और नायिकाएं उनमें से भी निकल के आई हैं। जैसे कोई उनमें से आईएएस बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, या कोई बड़े पद पर आता है, लेकिन जैसे ही वो इधर संपर्क में आता है तो उसका पूरा पहनने ओढ़ने का ढंग और वो उस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जो कहते थे ना कि जनजातीय अर्थव्यवस्था भरण पोषण पर आधारित है। जैसा कि गांधी जी का स्टेटमेंट है कि प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। तो कहीं ना कहीं जो जनजातीय मूल्य हैं उसमें वो लालच वाले तत्वों का समावेश हुआ है। अब जैसे हम अपने मोबाइल फोन से कभी संतुष्ट नहीं होते, एक अच्छे स्मार्टफोन की आवश्यकता बनी रहती है। कार हमारे सपनों की हमेशा सपनों में रहती है। रेफरेंस कार का भी कंसेप्ट होना चाहिए, मुझे लगता है, जैसे रेफरेंस पर्सन का होता है कि हमने पूरा ताना बाना बोल लिया। और यही चीजें मैडम कहीं ना कहीं जनजातीय समाज में है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पूरा नहीं, लेकिन कुछ लोग उसमें भी भ्रम की स्थिति में हैं। जो उनका अपनी मूल संस्कृति पे जैसा विश्वास पहले था, वो कहीं ना कहीं वर्तमान में कुछ हिला है, जिस कारण क्या है वो उन नवाचारों की तरफ दौड़ने लगे हैं जिनको एक बहुसंख्यक समाज का हस्तक्षेप प्राप्त है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, दोनों ही उद्बोधन बहुत ही सार्थक छुट्टी है जी। और आदरणीय सुचित्रा मैडम जी, आपने आयोजन करवाया वर्चुअली सही, लेकिन बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। इसके लिए समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी जो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं उनको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही बात है, ये सब चीजें तो हैं। एक तो ये ऐसा विषय है कि अगर हम जितनी गहराई पे जाएं, और आज हम इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर सबके दिमागों से भी एक एक बात निकल के आती है तो मैं सोचती हूँ शुक्ला सर अपन को बहुत लंबी और गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। और अपन अपने स्टूडेंट सभी हमारे पास हैं, ये जो नए हमारे प्राध्यापक आए हैं, इन लोग के समक्ष तो वाकई एक चुनौती ही है। अगर वो सच में इस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण संगठन व्यवस्था को सामने लेकर आए और उन पहलुओं पे चर्चा करें, तो हम लोग सभी, चाहे हम सीनियर रहे हो या वो रहे, पर हम सबके पास एक चिंतन का वैचारिक स्तर तो रहा ही है। और अभी हमारे आने वाली पीढ़ी तो बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ आ रही है। तो निश्चित रूप से सर, मेरे को लगता है शुक्ला सर, इस विषय पे और भी बातचीत की जा सकती है, नए लोगों के सुझाव लिए जा सकते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेंट्स में कोई स्कॉलर यदि कुछ रखना चाहता है बात रखे, नहीं तो मेरे ख्याल है समय हो रहा है हमारे पास। और अगर किसी की कोई चर्चा हो तो जरूर बात करें आप। मैं 1 मिनट लूंगा। हाँ सर, बोलिए सर। वासुदेव जी ने बहुत अच्छी बात को रेखा है, और सच में ये बड़ी स्थितियां, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे बीच का जो आईएएस, कोई ट्राइबल आईएएस बन गया, प्रोफेसर बन गया, और ये आज भी जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं उनमें बहुत कम है जो शहर के संपर्क में आए हैं। क्योंकि बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि मेरे कॉलेज में सिंगरौली से लड़का पढ़ता आता है, जैतहरी से पढ़ने आता है। सिंगरौली मतलब यहाँ से करीब 150-200 किलोमीटर दूर है। उनसे पूछता हूँ बच्चों से कि क्यों नहीं पढ़ते हो, वहां पे क्यों नहीं पढ़ते हो, वैडर में कॉलेज है, सिंगरौली में कॉलेज है, सीधी में कॉलेज है। तो बोले नहीं सर, रीवा का आकर्षण एक अलग है। तो ये जो आकर्षण है एक कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक परिवेश को भी प्रभावित करता है। जो जनजातियों की संस्कृति होती थी, जो उनके गीत होते थे, उनके लोक जीवन की कविता होती थी, वो जो जैसे जीते थे उसी तरह से वो उनके गीतों में आ जाती थी। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक अक्सर मैं बात करता हूँ कि एक गीत है जनजातियों में कि एक महिला अपनी सहेली के साथ बात कर रही है। उन बातों को जो है वो कविता में कैसा किया है कि अब के बरस ऊ अही बिजली पानी लगई। अब आप देखिए, ऊ अही, ऊ का मतलब होता है वो पति का नाम वो नहीं लेना चाहती। पति ने प्रॉमिस किया है कि इस बार जब हम बाहर से आएंगे तो हम बिजली और पानी यहाँ पे दे देंगे। तो ये जो आकर्षण है कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक जो बिंब है उनको प्रभावित कर रहे हैं। तो अब जो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि सर हम क्यों ना बदलें, हम रेडियो क्यों ना लगाएं, हम टेलीविजन क्यों ना सुने, हम डांस क्यों ना करें, हम क्या उसी परिपाटी में जिए रहें।
तो उनको बदलने के लिए एक बड़ी स्थितियां गंभीर हो जाती हैं कि वो जो उनके अंदर ये बदलाव आ गया है कि हम जब गांव के लोग बदल रहे हैं, शहर के लोग बदल रहे हैं, तो हम क्यों ना बदल। सर ये बात भी बहुत सही है। और एक चीज, क्योंकि मैंने भी कुछ आदिवासी क्षेत्रों में 4-5 साल काम किया है, तो ये चीज मैंने भी बहुत शिद्दत से महसूस की है कि जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए थोड़े से शहरी इलाकों तरफ आ जाते हैं ना, तो जो अपने उनके जो ट्रेडिशनल कल्चरल उसको वो छुपाते हैं। जैसे घोटुल को लेके मैंने बहुत सवाल किया, तो वो बोले नहीं कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो इससे एक चीज ये भी समझ में आ रही है, जो ट्रांजिशन की चीज जो वासुदेव भी कह रहे थे, जो आप भी कह रहे हैं और सर भी कह रहे थे, कि इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाए जाए, इस पर हम लोग सबको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और जरूर करना चाहिए, मुझे लगता है। तो अगर कोई विद्यार्थी हो तो बताएं, कोई पूछना चाहते हो? हेलो। हाँ, कौन? हेलो। प्रतिभा। हाँ, हाँ प्रतिभा प्रतिभा। श्रीवास्तव। हाँ प्रतिभा, बोलो। नमस्कार मैडम नमस्कार, जी। नमस्कार, बोलो। बहुत, हाँ, पहले तो आप लोगों को बधाई, बहुत बढ़िया वेबिनार के लिए, बहुत ही अच्छे विचार दोनों वक्ताओं के थे। मैं भी एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ जरूर कि हम जरूर। लोग ने भी यहाँ पे परासिया ब्लॉक में एक सर्वे करा था, डोंगरी करके जगह है, आदिवासी एरिया है। तो वहां पर भी मैडम हम लोगों ने देखा कि वहाँ विवाह जैसी कोई व्यवस्था नहीं है उनके उसमें। कई सालों से वहाँ विवाह हुए ही नहीं है। तो वहाँ केवल जो बाहर काम करने जाते हैं और वहीं उनके संबंध बन जाते हैं और आके साथ में रहने लगते हैं वो, और उसी तरह से उनके परिवार चलने लगते हैं। तो वहाँ के टीचर लोग थे, स्कूल में बहुत लोगों से हम लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा क्या, विवाह में कहीं गए? वो लोग भी बोले कि मैडम हम लोग जब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ, जब चाहे हम लोग ने एक भी जगह कहीं ऐसा विवाह संस्था या कोई आयोजन कुछ भी नहीं देखा। तो ये तो ये भी है हम लोगों ने बात। वहाँ पे एक ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। शुक्ला सर भी तो यही बात कर रहे थे ना। तो अपन को ये अपन एज ए अगर हम एक खोजी हैं, तो हमारा तो काम ही है। और हम अपने आज हमारे पास, यदि आज हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे पास हमारी न्यू जनरेशन है, उसके थ्रू हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं और शायद करना भी चाहिए। नहीं मैडम, फिर हम लोगों ने वहाँ के बच्चे जो पढ़ने आते थे, एक स्टूडेंट था, उसको स्पेशली हम लोगों ने फिर समझाया, और उसके मम्मी पापा भी आए, काफी लोगों से हम लोगों ने संपर्क करा, और हमने कहा कि इस बच्चे का आप लोग भले ही ज्यादा खर्चा पानी कुछ नहीं, एक सिंपल उसमें आप इस तरीके से विवाह की पद्धति बनाइए। तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैडम हम अपने लड़के का जैसा आप बता रहे वैसा जरूर विवाह करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है। ये तो एक अच्छे चेंज का वो है। और जी, कोई? जी, जी, फिर जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर, ओके, थैंक यू मैडम। और कोई कुछ? शुक्ला सर, फिर अभी इस वक्त तो आप ही हमारे बड़े दिख रहे हैं, तो अपन इस चीज को अब समापन की ओर ले जाएं। तो मैं डॉक्टर सपना शर्मा से अनुरोध करूंगी, यद्यपि वो बिल्कुल उन्होंने अपनी सहमति दी, मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि एक औपचारिक आभार व्यक्त करें। डॉक्टर सपना शर्मा। धन्यवाद मैडम। और मैं जय जोहार के साथ सभी का इस वेबिनार में अभिनंदन के साथ एक औपचारिक धन्यवाद के लिए हूँ। तो जो आज के हमारे दोनों वक्ता डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर अंशु केडिया मैडम, मैं उनको पूरे दोनों महाविद्यालय के परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों ने संप्रेषित की हम लोगों के साथ में। और सर का तो फोटे है ट्राइबल स्टडी पे, पर मैडम आपने भी जो बताया वो भी एक हम लोगों के लिए अच्छी जानकारी थी। जैसे एक सर का प्रश्न आया आंतरिक विभाजन वाला, तो उसको मैं रिलेट कर रही थी सर के एक एलिट ट्राइबल क्लास का। तो बाद में जादौन जी ने उसी चीज को कहा कि किस तरीके से हम देख पाते हैं करके। तो जब हम एलीट ट्राइबल को देखते हैं, आप सुदूर जो ट्राइबल एरिया है और उनका जो क्लासिफिकेशन है, यदि हम उसको देखते हैं, अभी मुझको लगातार बस्तर जाने का 2-3 मौका मिला, जो मेरे अपने शहर से लगभग 450-500 किलोमीटर अंदर की तरफ था। तो जब मैंने वहां ट्राइब्स को देखा, और जो मेरे साथ यहाँ दुर्ग में बच्चे पढ़ रहे हैं या मेरे साथ काम कर रहे हैं, या मैं दूसरे ट्राइब्स को देखती हूँ, तब मुझे अभी शुक्ला सर की बातों से मतलब क्लियरिटी आ रही है कि
कैसे हम उस आंतरिक विभाजन को देख सकते हैं इनके बीच का, क्योंकि ये जब इनके शादी ब्याह होते हैं उन्हीं के बीच से आए रहते हैं, तो इनकी अपनी एक क्लास होती है और वो उस क्लास से दूर भागने लगते हैं और धीरे धीरे फिर इनके मन में एक गैप आने लगता है और वो विभाजन हमको क्लियरिटी के साथ दिखाई देती है। और कई बार हमारी बात भी हुई हमारे दोस्तों के साथ में। दूसरी चीज, सर ने एक और अच्छी बात कही, चौधरी सर ने, कि केंद्र का इतना पैसा जो वनरेबल ट्राइब है, जिसको हम अति विशिष्ट पिछड़ी जनजाति कहते हैं, उनके लिए आता है, लेकिन उसके बावजूद वह पैसा खर्च हो गया, उसका ऑडिट हो गया, लेकिन हमें सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से आज हमारा इस वेबिनार का ये टॉपिक कि आजादी के अमृत महोत्सव में आदिवासियों की चुनौती और संभावनाएं, तो ये झकझोरता है हमको कि हमने अनुसूचित भी किया और उनके लिए विशेष प्रावधान भी बनाए गए समय समय पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में, और उसके बाद भी हम अपने उस विकास के लक्ष्य को नहीं छू पा रहे हैं और इनको साथ लेकर हम देश की जीडीपी या देश के ग्रोथ को या देश के विकास को नहीं देख पा रहे हैं आजादी के 75 वर्ष के बाद। तो निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि हमें इस विषय पर अभी गहन अध्ययन और विचार विमर्श की जरूरत है। और अंत में मैं अपने शब्दों को एक लाइन से विराम दूंगी कि पुनः मैं इस वेबिनार में जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक साथी जुड़े हुए थे और शोधार्थी, विद्यार्थी और हमारे वक्तागण, सीनियर जो मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष सर, सभी का मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और अंत में डॉक्टर अमरनाथ शर्मा सर, मैडम सुचित्रा शर्मा मैडम, जिन्होंने इस विषय पर का चुनाव किया और आज एक हम सबको अच्छी बातों से अवगत कराया। पुनः सबका धन्यवाद।